ई वे बिल क्लास 2, ई वे बिल अपने पढ़ना शुरू किया था। देखते हैं क्यों बना ये ई वे बिल का रूल, ताकि सरकार को यह है कि हमारी नॉलेज में वो सारा सामान रहे जो ट्रकों के थ्रू मूवमेंट में है, चाहे वो इंट्रा स्टेट चाहे इंटर स्टेट, हमारी नॉलेज में रहे। और फ्रॉड करना मुश्किल हो जाएगा इससे। टैक्स अवॉइडेंस क्यों, आपको पहले लिख के सरकार को देना है मेरा माल जा रहा है, कम से कम सरकार की नॉलेज में है ना सामान कौन सा जा रहा है, सरकार की नॉलेज में रहेगा। कल को आपके ट्रक में माल ज्यादा हुआ और ई वे बिल कम कटा हुआ तो ऑफिसर कभी भी रास्ते में रोक के इंटरसेप्ट कर सकता है, लगाओ जी साइड में लगाओ, और चेकिंग कर सकता है गड़बड़ तो नहीं है कि सामान कम लोड, ज्यादा लोड और बिल कटा हुआ हो, कम पकड़े जाओगे, एक्शन होगा। डरोगे कि नहीं डरोगे, पहले बता के जाना मेरे ट्रक में कितना माल है, सारी डिटेल लिख के कहां से कहां जा रहा है, बार का GSTIN, सेलर का GSTIN, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN कोड गुड्स का, उनकी क्वांटिटी, कितने रुपए का माल है, कितने रुपए का टैक्स है, कोज ऑफ मूवमेंट क्या है, सप्लाई है या कोई रिपेयर होने जा रहा है या किराए पे जा रहा है, क्या जा रहा है, कोज ऑफ मूवमेंट। सेल है जी सेल, वो बताना है। तो ई वे बिल से ये चीज क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कंट्रोल। और मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जगह जगह नाके लगते थे पहले, जब वैट वगैरह होता था, एक्साइज डिपार्टमेंट वो जगह जगह रोक के ट्रक चेक के करते थे। वो चौकी वो पोस्ट उठा दी गई है, लगभग लगभग उठा दी गई। पहले तो हर स्टेट की एंट्री पे चेकिंग, अब क्या कोई ऐसे चेकिंग के नाके नहीं है। हाँ ऑफिसर घूमते फिरते हैं, जहां मर्जी रोक के कोई गाड़ी चेक कर ले, दिखा भाई तेरा ई वे बिल, माल देख लेंगे अंदर कितना है। इससे ना फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ जी ईशान ई वे बिल से, फास्ट मूवमेंट होगी, जगह जगह चेक करना। पहले पता क्या होता था, सुनो, पहले ई वे बिल तो होते नहीं थे, बंदा क्या बिल ही बदल दे बीच में, सुनो हिसार तक पहुंच गया, आगे जाके बिल बदल दिया उसने, क्या कर लोगे, अब बदलो ना, ई वे बिल कटा हुआ है सिरसा चलने से पहले ही, कैसे बदल लोगे बिल रास्ते में। और जगह जगह रोकने की जरूरत नहीं, ऑफिसर के पास आपकी इंफॉर्मेशन पहले से है, ई वे बिल कटा हुआ है, ये माल जा रहा है, कहीं भी रोक के चेक कर ले तो देख ले ट्रक में कितना है। पहले तो बिल से मैच करता था, और वो बिल ऑनलाइन होते नहीं थे, बंदा देता था ड्राइवर बिल, हो सकता है वो बिल ही 2-3 बनवाए फिरता हो। इधर तक कोई किसी ने रोका, वहां कुछ और दिखा दिया, आगे कुछ और दिखा दिया, रास्ते में थोड़ा उतार दिया, बड़ा समझ लो ना। यहाँ से 5 लाख का माल भरा, कच्चा बिल दे देते थे, इधर जाके मान लो 1.5 लाख का माल उतार दिया, वो 5 लाख का बिल भी फाड़ फोड़ के इधर उधर कर दिया। आगे कौन सा बिल लेके जा रहा है सिरसा से, सप्लाई 3.5 वाला, किसी ने चेक तो किया ही नहीं, समझ गए ना। अब तो क्या पता कहां रोक ले तेरे को कोई, तो सिरसा से निकलते ही माल का बिल पूरे का कटाओ, वरना वो माल जब्त हो जाएगा। ई वे बिल जनरेट करना जहां जरूरी है ना किया, डबल द अमाउंट ऑफ टैक्स पेनल्टी लग सकती है। अगर उस माल पे 50,000 रुपए का टैक्स है या 20,000 का टैक्स है तो 40,000 पेनल्टी लग सकती है। ई वे बिल काटना है तो काटो, इससे क्या है, मूवमेंट फास्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा फायदा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को है, जो ट्रकों से माल नहीं ढोते उनको बड़ा फायदा है, उनका टाइम जो है टर्न अमाउंट, आने जाने का टाइम जल्दी निपट जाएगा। पहले दिल्ली जगह जगह रोक लेते थे ऑफिसर, अब क्या होगा, दिल्ली आना जाना हो सकता है 7-8 घंटे में ही आ जाए, चल जाए। पहले 10-12 घंटे लगते थे, उनका मूवमेंट फास्ट हो गया, उनके बेनिफिट बढ़ गया है, डिपार्टमेंट को बढ़िया हो गया। पहले ई वे बिल जनरेट होगा, कोई भी ट्रक रोड पे दौड़ रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन है। मैंने बताया ट्रक वाले के हाथ में कॉपी दे दो ई वे बिल की, वरना उसके मोबाइल में कॉपी होगी, क्योंकि ऑनलाइन जनरेट होता ही है। और कई बार तो ट्रक के बाहर भी स्कैन कॉपी ई वे बिल की लगा दी जाती है, ताकि ऑफिसर अपने मोबाइल में स्कैनर होता है ना, स्कैन कर ले, QR कोड, ई वे बिल खुल जाए भी, हाँ क्या क्या है, बढ़िया है। आने वाले टाइम में तो मैंने बताया था RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस लगेंगे, RFID, जैसे आपका फास्टैग स्कैन होता है, ऐसी RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, वो चलते ट्रकों का स्कैन कर लेंगे भैया, वो वाला ट्रक कहाँ निकला कहाँ नहीं।
ई वे बिल कटा है जिसमें लिखा है सिरसा से माल गुरुग्राम जाना है, उस पर जनरेट हो गया। बाई चांस वो स्कैन हुआ तो पता लगा माल जो है सिरसा से गुरुग्राम नहीं जा रहा, सामान तो वो ट्रक तो रोहतक वो टोहाना घूम रहा है। रेडियो फ्रिक्वेंसी लग गए ना तो वो तो मिनट में स्कैन करके कंप्यूटराइज बता देंगे भैया वो ट्रक जो है सिरसा से गुरुग्राम जाना था वो तो टोहाना में घूम रहा है, टोहाना गुरुग्राम के रास्ते में कैसे आ गया? इट मीन्स कोई दाल में काला है। तो जैसे आजकल वो ओला उबर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिस्टम ही है, उसमें आप ओला उबर की वो देख लेते ना, मेन ऑफिस में बैठ के गाड़ी कहाँ घूम रही है, पता होता है ओला उबर की ये नंबर की गाड़ी कहाँ से कहाँ घूम रही है, ट्रेस किया जाता है। स्कूल बसों में नहीं लगे हुए आजकल सिस्टम, स्कूल बस का पेरेंट्स घर बैठे देखते रहते हैं हमारे बच्चे की बस कहाँ पहुंच गई, वैसे ही रोड पे जाके वेट करने की जरूरत ही नहीं, घर पे देखते रहते हैं बच्चा कहाँ पहुंच गया कब लेके जाना है। तो ऐसा ही सरकार क्या है ये सिस्टम सब जगह कर देगी तो और भी फास्ट हो जाएगा सिस्टम। ओके, ऑफिसर आपका ट्रक रोक ले रास्ते में, क्या देखता है वो? ई वे बिल दिखाओ, मैच करेगा। और चेक करने के बाद 24 घंटे के अंदर, नॉर्मली 24 घंटे ना, जिस दिन ट्रक रोका उससे अगले दिन के 24 घंटे देखे जाते हैं। जैसे 5 बजे 20 तारीख को ट्रक रोका तो 20 तारीख के रात तक का टाइम छोड़ दो, उससे आगे यानी 21 तारीख के रात 12 बजे तक का टाइम होता है। वो एक समरी रिपोर्ट बना के देता है, ऑनलाइन चढ़ाता है कि मैंने ट्रक रोका, मैंने चेक किया, मुझे ये मिला, ई वे बिल इतने का था। 3 दिन में तो वो फाइनल रिपोर्ट बना के सबमिट करता है, 3 दिन में सर ये मिला मेरे को उसमें। और आपका ट्रक किसी भी ऑफिसर ने 30 मिनट से ज्यादा रोका, 30 मिनट से ज्यादा, तो आपकी ड्यूटी बनती है ऑनलाइन साइट पे पोर्टल पे ये चीज बता दे कि हमारा ट्रक यहां रोका गया और इतनी देर रुका रहा, बता दो। पता लगे ऑफिसर की गलती है तो उस पर भी एक्शन हो जाए। कल को कोई कहे तुम्हारा ट्रक लेट क्यों हो गया, चला इतने बजे था, कोई गड़बड़ी माल तो नहीं उतार दिया रास्ते में, क्या चक्कर है, बता दो भैया ट्रक रोका हुआ है कहीं पे, इतने मिनट हो गए, 30 मिनट से ज्यादा रोका है, तो बताना है पोर्टल पे। ई वे बिल का प्रोसीजर क्या था कार्तिक, कैसे शुरू होता है? कल दे नहीं आए, घर पे लगाई, चलो क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले क्या होगा, पोर्टल पे ई वे बिल जनरेट तो होगा, लेकिन शुरुआत कैसे होगी, कौन सा फॉर्म है? ई वे बिल का फॉर्म है EWB01, 1 नंबर फॉर्म है। कौन सा पोर्टल अलग है? जैसे वो इनवाइस का पोर्टल था ऐसे इसका भी अलग है, कौन सा? eWaybill.gst.gov.in, eWaybill.gst.gov.in, जैसे invoice1.gst.gov.in था वैसे ई वे बिल के पोर्टल पे क्या लोड करना है? पार्ट ए। पार्ट ए कौन फिल करता है? सप्लायर या रेसिपिएंट। अगर कॉज ऑफ मूवमेंट सप्लायर है, मैं बेच रहा हूं, रजिस्टर्ड हूं तो मैं करूंगा, मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं तो क्या करूंगा, मेरा तो रजिस्ट्रेशन नहीं। तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसकी ड्यूटी है क्या करे, वो ई वे बिल जो है जनरेट करे। वैसे 99% चांस क्या है, कौन करेगा? सप्लायर। उसे ही डिटेल पता है ना, कहां से कहां जा रहा है, कितना माल, उसका कोड क्या है, कितना टैक्स, रेसिपिएंट कौन, उसका GSTIN, गुड्स का HSN, ये सप्लायर का काम ज्यादा है। पर चलो अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो कौन कर दे? रेसिपिएंट। दोनों नहीं कर रहे तो कौन करेगा? रिया बताएंगे। ट्रांसपोर्टर, मैंने कल बताया था ट्रांसपोर्टर समझदार है, वो कहता भाई ये तो पागल है दोनों से, बायर भी और सेलर भी। कहता मैं मारा दूंगा, मेरा ट्रक 15 दिन अंदर डाल देना, उन्होंने सामान समेत रास्ते में रोक लिया बिना ई वे बिल माल जाता हुआ। वो समझा रहा है भाई जी बड़ो ई वे बिल होता है, तब कुछ नहीं होता। क्या होता है ई वे बिल? रेसिपिएंट को कह रहा भाई जी आप बना दो वो ई वे बिल, दोनों नहीं बना रहे तो किसको बना देना चाहिए? ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर पार्ट ए भर देगा। वैसे पार्ट ए किसको भरना होता है, सप्लायर या रेसिपिएंट? पर क्या करें, मजबूरी है, ट्रांसपोर्टर भर दे पार्ट ए। अंजिया बोलो आप कुणाल, ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है मान लो, हाँ ट्रांस इन, ट्रांस मतलब ट्रांसपोर्टर, ट्रांस इन मिल जाता है उसको।
ट्रान इन। ट्रांस इन मीन्स ट्रांसपोर्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वही 15 डिजिट, इसके स्टार्टिंग में वही हरियाणा का कोड, फिर पैन के अल्फा न्यूमेरिक, फिर वो IZE जो भी है वो चेक सम बोलते हैं, चेक सम बाय डिफॉल्ट लगते हैं। स्टेट कोड, पैन और बाय डिफॉल्ट चेक सम 3 डिजिट अल्फा डिजिट वो लगते हैं। वैसे ही मिलेगा जैसे आम रजिस्टर्ड व्यापारी को मिलता है, सिर्फ किस लिए मिल रही है, ताकि तू अपनी डिटेल भर सके। वैसे इसने अपनी डिटेल कौन सी भरनी होती है, पार्ट बी वाली। पार्ट बी तो ट्रांसपोर्टर भरता है। जब हम पार्ट ए सबमिट करेंगे सप्लायर, तो उससे क्या जनरेट होगा, यूनिक नंबर। वो यूनिक नंबर किसको दे दो, ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस यूनिक नंबर को यूज करके भरेगा क्या, पार्ट बी। पार्ट बी एक्टिव होगा और ई वे बिल तब तक जनरेट नहीं होता जब तक आप पार्ट बी फिल नहीं कर देते। पार्ट बी कौन फिल करेगा, ट्रांसपोर्टर। क्या होगा उसमें, हाँ जी पुष्पा बताएंगी क्या होगा उसमें। जो पार्ट बी है, लगाई नहीं घर पे, लगानी। हाँ जी, 1 मिनट रिया बताएंगी। हाँ जी कृष्ण। और एक चीज और, मोटर व्हीकल, तो ट्रक का नंबर मोटर व्हीकल नंबर तो एक ही हो गया। और बताओ कुछ, और क्या होगा। वो जो सामान बुक होता है, एक मिनट बताओ, मैं अपना माल हरियाणा पंजाब ट्रांसपोर्ट है हिसार रोड पे माल दे आया, बस खाली आता जू, माल दे आया लाखों का, कोई तो चिट बना के देंगे कि नहीं देंगे, क्या गुड्स की रिसीट बना के देंगे, रेलवे रिसीट बना के देंगे। एयरवे बिल, जब प्लेन से जाएगा एयरवे बिल मिलेगा, जब शिप से जाएगा तो वो आपको बिल ऑफ लेडिंग बना के देंगे। ट्रकों से माल जाता है तो क्या बनता है, गुड्स कंसाइनमेंट नंबर या गुड्स रिसीट नंबर। लोकल लैंग्वेज में बाजार में पूछोगे तो वो बिल्टी बोलते हैं, बिल्टी वर्ड चलता है, बिल्टी। एक्चुअल में वो गुड्स रिसीट या गुड्स कंसाइनमेंट। ये कॉपी ना मैं आगे वाले को भेजूंगा, उसको माल तो भी छोड़ेंगे वो। जैसे मैंने बना ली कि भाई रोहतक के आर को माल देना है, वो बना के कागज मैं उसकी स्कैन कॉपी या उसकी बाय पोस्ट किसको भेजूंगा, रोहतक के आर को, तो ही वो रोहतक के आर को माल देंगे। हाँ, गुड्स का कंसाइनमेंट नोट नंबर या फिर रिसीट नंबर, रेलवे की रिसीट, या फिर क्या शिप का क्या बिल ऑफ लेडिंग, या प्लेन पे जा रहा है तो एयरवे बिल। ये सुने सुने है ना, फाउंडेशन में भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा होगा आपने, बीकॉम में भी, उसमें आता है इट्स द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसको दे दो वही माल ले जाएगा। चलो इसमें लिखना नहीं, अपन जाना नहीं ज्यादा। चलो ये सारी चीजें तो इसकी डिटेल चढ़ाएगा वो कि भैया बिल्टी नंबर यानी कि गुड्स रिसीट नंबर या मेरे ट्रक का नंबर क्या है, वो दोनों चीजें। लेकिन जब रेलवे से माल जाता है तो रेलवे के पास कहां टाइम है, मैंने कल भी बताया कि रेलवे पार्ट बी भरे। रेलवे पार्ट बी नहीं भरता। मेरा माल जा रहा है वाराणसी, सिरसा से ट्रेन में लोड हो गया, वाराणसी जाना है, बनारस कह लो, वाराणसी कह लो, आजकल तो नया नाम काशी रख दिया गया है, काशी पुराना नाम है, तो मोदी जी वहां से ही पीएम है। काशी जा रहा है माल, वाराणसी। मैं क्या माल का पार्ट ए भर दूंगा, पार्ट बी सामने वाले ट्रांसपोर्टर ने भरना होता है, पर क्या करे, सामने वाला ट्रांसपोर्ट क्या है, रेलवे वगैरह है या एयरलाइन है, उनके पास कहां टाइम एयरलाइन रेलवे को। तो पार्ट बी भी मैं भरूंगा, पार्ट बी भी मैं भरूंगा कि कौन सी गाड़ी में जा रहा है सामान, उसकी डिटेल पार्ट बी की भर के क्या जनरेट होगा, ई वे बिल। एक बात बताओ, रेलवे मेरे से ई वे बिल लिए बिना माल लोड कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा, उसमें पहले ई वे बिल देना जरूरी नहीं। जब वहां पहुंच जाएगा ना वाराणसी, वो माल नहीं देगा रेलवे, क्योंकि रेलवे कहता है जी हमने तो पार्ट भी भरा नहीं, इन्होंने भरना था, भरा के नहीं, पहले ई वे बिल दिखाओ तब जाके रेलवे माल देगा, वरना रेलवे माल नहीं देगा। वहां माल पहुंच गया, ई वे बिल नहीं है तो कहता बनाओ, फिर सरकार की नॉलेज में तो आए, बनाओ ई वे बिल, फिर मुझे दिखाओ, रेलवे कहता है फिर माल देगा। 50,000 रुपए तक का माल इंटर स्टेट जाए या स्टेट के अंदर जाए, कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं। वजह अमाउंट बहुत कम है,
क्या 20-25 हजार रुपए में माल में कितनी की तो चोरी कर लेंगे, चलो रहने दो यार। 20-25 हजार रुपए का माल जा रहा है तो ई वे बिल की जरूरत है नहीं। क्लियर? 50,000 का मतलब क्या है? हाँ जी युक्ता बताएंगे। 50,000 का मीनिंग क्या है? सेक्शन 15 किस चीज का था पहले ये बताओ? वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के वो रूल लगा लो जो चैप्टर में सेक्शन 15 बता रहा था। वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर में बहुत कुछ था, इंस्पेक्शन के चार्जेस, पैकिंग डिस्काउंट कटेगा, सबको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है वो कटेगा, पड़ा था ना। फ्रेट बिल में जोड़िए जोड़ो, वो सब कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 आ गया। और जीएसटी मेन पॉइंट ये है, मेन पॉइंट क्या है? जीएसटी। यानी जो टीडीएस टीसीएस में तो मैं आपको बता रहा था जीएसटी जोड़ना नहीं, जिस पे टीडीएस कटेगा उस अमाउंट पे टीडीएस जीएसटी जोड़ना नहीं। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा हूं तो जीएसटी इज द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाओ। 50,000 कैसे देखना है ये चीज ध्यान रखना। मान लो मैंने कल भी एग्जांपल लिया था, माल जा रहा है 45,000 का, उस पे 18% जीएसटी है। 45,000 का 18% कितना हो जाएगा? लगभग 8-8.5 जोड़ के 50,000 के पार हो जाएगा ना। तो आपको क्या है? ई वे बिल जनरेट करना है। यस। मान लो माल 40 का है, 5,000 की फ्रेट भी सप्लायर लेगा। ये मिक्स कंपोजिट सप्लाई वाली बात होगी, सप्लायर वो भी लेगा फ्रेट। 40 का माल फ्रेट सर्विस में आता है तो वो भी सप्लायर ले रहा है। 45 कर लो प्लस जीएसटी कर लो, जोड़ के अगर ये 50 के पार हो गया तो ई वे बिल की जरूरत है। यस जरूर। 50,000 से कम क्यों छोड़ दिया? ये छोटे अमाउंट पे क्या यार छोटे छोटे ई वे बिल काटे। हाँ जी कार्तिक बताएंगे ये जगह कौन सी है जहां पकड़े? कोर्ट कॉलोनी। यहां मान लो मेरी दुकान है, बिजनेस है कोर्ट कॉलोनी में, ये 2 गली आगे ही, या चलो थोड़ा फाटक क्रॉस कर लेते हैं। ये फाटक क्रॉस करके राइट साइड में कोई कॉलोनी है छोटी, मान लो खन्ना कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी है उधर कोई, चलो सालासर मंदिर के पास माल जा रहा है, कितना दूर है? कोई नजदीक ही जाना है। अगर वो माल लोड हो गया 60,000 रुपए का और नजदीक में जा रहा है, नजदीक में, सरकार कहती ट्रक में ना लोड कर देना। ट्रक में लोड कर दिया क्या? मैंने कहा हाँ जी ट्रक में, छोटे हाथी में लोड कर दिया। मोटर व्हीकल है? मैंने कहा हाँ जी मोटर व्हीकल होता है, आपको पता नहीं? छोटा हाथी टाटा एस को बोलते हैं, बड़ा फेमस नाम है छोटा हाथी। बाजार में टाटा एस कहोगे कोई नहीं समझेगा, छोटा हाथी कहोगे सारे समझ जाएंगे, उसका नाम ये रख रखा है। कैंटर सा नहीं होता छोटा सा, वो गलियों गलियों में चला जाता है, कहीं भी सामान आना हो तो आराम से टाइट गलियों में आ जाता है। चलो जी, छोटा हाथी मीन छोटे ट्रक पे लोड करके माल सालासर मंदिर के पास जा रहा है, सिर्फ 200-250 मीटर ही जा रहा है अपने यहां से वहां, पर वो माल कितने का है? 50,000 से ज्यादा। जीएस ई वे बिल रिक्वायर्ड है? यस, ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसमें आगे पढ़ेंगे। कुछ एक केसेस में ई वे बिल नहीं चाहिए अगर इंट्रा स्टेट है, स्टेट के अंदर है, 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रूल हैं, वो माफ होगा, लेकिन हर केस में नहीं। वो सिचुएशंस हैं। वो सिचुएशन क्या है? जैसे ट्रांसपोर्टर के पास जा रहा है, मान लो, एक मिनट सुनो, यहां मेरी यहां पे दुकान है, मान लो कोर्ट कॉलोनी, यहां से क्या है गलियां टाइट हैं, जैसे ट्रक नहीं आ सकता बड़ा, तो मैंने ना 4 छोटे वो मंगवाए कैंटर टाइप, उसमें माल भरा, हिसार रोड पे सोडी ट्रांसपोर्ट पे भेज दिया, क्योंकि सोडी ट्रांसपोर्ट ने मेरा ये माल लेके जाना है जयपुर। अब सोडी ट्रांसपोर्ट के ट्रक मेरी गोडाउन के आगे लग नहीं सकते, क्योंकि जगह की क्या है दिक्कत है, ट्रक लग नहीं सकते। तो मैंने छोटी ट्रॉली में या छोटे छोटे ट्रक मंगवाए 2-3, उसमें माल भरा, हिसार रोड 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर पे सोडी ट्रांसपोर्ट है, उनके बड़े ट्रकों में लोड हो गया। तो क्या सोडी ट्रांसपोर्ट पे पहुंचाने के लिए भी ई-वे बिल चाहिए? नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे 50,000 से ज्यादा है, बट एक रिलैक्सेशन दे दी कि स्टेट के अंदर ही है ना सोडी ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, मैंने कहा लोकल 5 किलोमीटर, कहता 5 छोड़ 50 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेट के अंदर है। मैंने कहा 50 तक दूसरी स्टेट हो तो कटेगा ई-वे बिल। स्टेट के अंदर जाना है क्या? मैंने कहा अंदर जाना है। कहाँ जाना है? ट्रांसपोर्टर को देना माल? यस, जाओ। 50 किलोमीटर तक अगर तुमने ट्रांसपोर्टर को माल देना है, ट्रांसपोर्टर आगे लेके जाएगा बड़े ट्रकों में डाल के,
तो लोकल अपने गोडाउन से ट्रांसपोर्टर अगर 50 किलोमीटर के एरिया में है, वहां माल छोड़ के आना है, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं। वो तो कटेगा ही। जब सोडी ट्रांसपोर्ट से माल कहां जाएगा? गुरुग्राम। तो कटना ही कटना है। ई वे बिल 50,000 से ज्यादा का माल है वैसे भी, लेकिन 50 से ज्यादा भी हो, अगर ट्रक में सिर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि ट्रांसपोर्टर को पकड़ा के आना है, क्योंकि हमारे टाइट गलियां हैं, जो भी वट एवर द रीजन, भी हमारे यहां से नहीं जा रहा माल, सीधा ट्रक यहां गोडाउन में नहीं लग पा रहा, यहां से कहां जा रहा है? मीडिएटर ट्रांसपोर्टर के पास। रहने दो ई वे बिल बार बार काटने की, वहां से काटेंगे सीधा सोडी ट्रांसपोर्ट से गुरुग्राम का। समझ गए क्यों बख्शा? और कई बार तोलने के लिए जा रहा है, इसमें भी पता क्या है, इसमें भी लिखेगा आगे, मैं आऊंगा नोट्स में। सोडी ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है तो वो कहता है प्रॉपर ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं, आप पार्ट ए भर के छोड़ दो। पार्ट ए तो भरी लो, आगे गुरुग्राम जाना ही है, पार्ट ए तो भरी लो भाई। हाँ पता तो रहे कि माल का कुछ काम शुरू हो गया है, पार्ट ए भर लो, बी सोडी ट्रांसपोर्ट भर लेगा आगे। आपको बी अभी भरवाने की जरूरत नहीं, वो छोटे हाथी वाले से, ठीक है ना भैया। भर भी पूरा ई वे बिल जनरेट होगा तो 5 किलोमीटर माल जाएगा। नो, मेरी गोडाउन से सोडी ट्रांसपोर्ट तक कोई कंप्लीट ई वे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप क्या भर लेना, माल चलने से पहले पार्ट ए, पार्ट बी आगे कौन भर लेगा? सोडी ट्रांसपोर्ट। गुरुग्राम माल चला जाए। लेकिन पार्ट ए भी नहीं भरना, कुछ भी नहीं करना अगर माल तोलने के लिए जा रहा है। अब देखो, हाँ जी, सामान जाता है, सीमेंट जाता है, सरिया जाता है। सरिया समझ गए ना, बिल्डिंगें बनती हैं, डलता है आयरन बार, सरिया कामधेनु वाला, टाटा वाला, बड़ी तरह का आता है, बरनाला टीएमटी, वो सरिया लोड होता है। कैसे तोलते हैं वो? हाँ जी कार्तिक, तोलते कैसे हैं वो? सरिया कितना है? मशीनों में डाल डाल के तोलेंगे ना, टाइम बचिए तोलने के लिए। वो क्या करते हैं? और रेत कैसे, ट्रक भर के रेत आता है, वो कैसे तोलते हैं? वो तोलने के लिए एक एक करके मशीन पे रखेंगे तो सुबह से शाम तक तोलते रहेंगे। क्या होता है? वो ट्रक जो है खाली तुलवा के आते हैं पहले, फिर बाद में ट्रक में, मान लो ट्रक है 8 क्विंटल का, 8 टन का, फिर वो ट्रक में सीमेंट डाल के फिर तोल लेते हैं। वो धर्म कांटा नहीं लिखा होता जगह जगह, वो जमीन में फ्लोर ही ऐसा होता है, उस पे जाके ट्रक खड़ा हो जाता है, वजन आ जाता है, वो चिट बना के दे देते हैं कि भरे हुए का इतना वजन है, खाली का इतना वजन है। तुल के वापिस आएगा, फिर जाएगा डेस्टिनेशन पे। ठीक, तुलता है वो। तोलने के लिए जा रहा है 20 किलोमीटर के अंदर, कोई ई वे बिल का पार्ट ए भी नहीं चाहिए। भैया ये कोई सप्लाई हो रही है यार, तोलने के लिए जा रहा है, आने तो दो उसे तोल के, फिर भेजेंगे, कहाँ भेजना है? तो सिर्फ तोलने के लिए, वेटमेंट के लिए जा रहा है। 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना। 20 के दूर गया तो पकड़ा जा सकता आपका ट्रक कि बिना ई वे बिल के कहां घूम रहा है। समझ गए? तो 20 किलोमीटर तोलने के लिए ज्यादा दूर जाओगे? कोई सिरसा से भादरा चला जाएगा क्या तोलवाने के लिए? ये आसपास ही देखता है बंदा, तो कोई 500 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर पे मिल जाएगा। ज्यादा करते हो, बड़ा शहर है तो हो सकता है 3 किलोमीटर मिल जाए, क्योंकि ना अपने शहर में तो मिल जाएगा, कहीं भी निकल जाओ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं, चंडीगढ़ जैसे शहरों में बड़ी दिक्कत है, ये सामान तोलने के लिए भी जगह मिलती नहीं, जब आसपास बड़ा बुरा हाल है वहां चंडीगढ़ में। इस तरह छोटे शहरों में तो आपको पता है भैया, रोडी बाजार में ये चीज मिल जाएगी, वहां ये मिनट में गए ले ली। बिग सिटीज में कहा, दिल्ली में कहां ढूंढोगे? चंडीगढ़ में नहीं मिलती। वहां चंडीगढ़ में तो ये हाल है, आप कभी आओ जाओ या आपका कोई रहता पूछो, बाइक पंक्चर हो जाए तो क्या करते हैं वो लोग? बाइक उठा के ऑटो में डालनी पड़ती है, फिर ऑटो लेके जाता है पंचर की दुकान पे, हो सकता है 10 किलोमीटर, 40-50 रुपए वाले पंक्चर का 300 रुपए तो ऑटो वाले ने ले लिया, 500 रुपए उठा के जाने का। कोई दुकानें ऐसे नहीं मिलती ना कि जाओ पड़ोस में पंचर वाला बैठा है, बैठने नहीं देते, ना चाय वाला मिलता, हम रेडी रूडी लगा के गई। सिस्टम है वो, सिटी ब्यूटीफुल है, इसको बना के रखना है, मिलते ही नहीं कुछ। तो वहां पे तोलने वाली दुकानें कहाँ मिलेंगी? तोलने वाले ये बहुत जगह चाहिए उनको, वो मिलेंगे दूर, इसलिए इन्होंने 20 किलोमीटर दे दिया। शायद वहां तो 20 किलोमीटर भी कम पड़ जाए, पर भैया 20 के दूर जाएगा तो हम क्या है, ई वे बिल जनरेट। तो फिर क्या भैया, ई वे बिल जनरेट कर लो और क्या, फिर यही इलाज है। कौन सा टैक्स पड़ जाएगा बता दो सरकार को, हाँ भाई ये है।
डिलीवरी चालान की भी तो डिटेल चढ़ाते हो, जो कि सेल नहीं हो रहा माल चढ़ाते हो डिटेल। अगले कहते हैं जी कोई भी ट्रक घूम रहा है माल लेके, हमें पता होना चाहिए। बात हम ये कब कह रहे हैं अभी टैक्स ही देना है? मैं अपना गोडाउन बड़ी दूर है, वहां माल छोड़ने जा रहा हूं, मेरा यहाँ पे दुकान है, गोडाउन बहुत दूर है, माल लोड होके ट्रकों में जा रहा है, तो भैया ई वे बिल कटेगा। मैं कह रहा हूं सर सेल ही नहीं, मेरी दुकान से गोडाउन दूर है सर, क्या करूं, ट्रक में जा रहा है। कहता फिर क्या होगा सुमित यार, ई वे बिल बना दे। हम कौन सा कह रहे हैं तू टैक्स दे दे, हम तो कह रहे हैं ई वे बिल बना दो, डिलीवरी चालान दे दो ट्रक वाले को। डिलीवरी चालान ही बनेगा, सेल थोड़ी है। रिटर्न बेसिस पे माल जाता है तब भी क्या कटता है, डिलीवरी चालान। कंपोजिशन वाला माल बेचता है, कौन सा टैक्स इनवाइस होता है, क्या होता है, बिल ऑफ इनवाइस, तब भी तो ई वे बिल बनेगा। सरकार ई वे बिल काटने से रोक सकती है, यानी आपको ई वे बिल कटना बंद हो गया तो इसका मतलब आपकी सेल ही बंद है, आप ट्रकों के थ्रू माल ही नहीं बेच पाएंगे। ई वे बिल कटना बंद हो गया तो कब, जब लगातार 2 पीरियड का आपने कंपो डीलर और टैक्स नहीं भरा। कंपो वाला टैक्स कब कब भरता है, नहीं क्वार्टरली, 18 को क्वार्टर के बाद रिटर्न है वो तो 30। 2 क्वार्टर का लगातार टैक्स ना भरे तो ऐसे कंपो वाले को कह दो यू कांट अपलोड ई वे बिल, यू कांट जनरेट। आम व्यापारी भी लगातार रिटर्न ना भरे, जीएसटीआर 3 भी, या एक सिंपल जीएसटीआर 1 ना भरे 2 पीरियड की लगातार, तो भैया तुम्हारा ई वे बिल जनरेट करना क्या कर देंगे, बंद। वैसे ना ये आउटवर्ड सप्लाई में है, मैं अगर रिटर्न नहीं भर रहा, मेरी जीएसटीआर 1 या 3 भी लगातार 2 पीरियड की, मेरे आउटपुट पे आउटवर्ड वाला ई वे बिल बनाने पे रोक है, यानी मेरे को सेल करने पे रोक है। लेकिन मैं खरीदार हूं, खरीद रहा हूं, आउटवर्ड सप्लाई कोई और कर रहा है, तो उसको ई वे बिल काटना चाहिए। उसने नहीं ई वे बिल काटा तो ई वे बिल क्या कर सकता हूं मैं, चाहे मैं डिफॉल्टर हूं रिटर्न भरने में, आउटवर्ड सप्लाई का ई वे बिल रोका गया है, ना कि इनवर्ड सप्लाई का। सही है। मेरे ट्रक में 2 तरह का सामान जा रहा है, सुनो, एग्जम्प्ट भी और टैक्सेबल भी। मतलब मेरी दुकान में 2 तरह का सामान है, कुछ पे टैक्स है और कुछ पे टैक्स नहीं। जैसे मान लो कोई वेजिटेबल बेच रहा हूं मैं किसानों से लेके, उस पे टैक्स माफ है, और कुछ प्रोसेस्ड वेजिटेबल है, जैसे मान लो सफल वाले मटर टाइप, उसको निकाल के प्रोसेस कर दिया, उस पे टैक्स है। मैं 2 तरह का सामान बेच रहा हूं, 40,000 रुपए का टैक्सेबल, 30,000 का एग्जाम, 70,000 का माल सोडी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहा हूं, तो वेदर ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। जो 40,000 वाला माल है उस पे जीएसटी जो है वो 18% 7200 है, यानी वो माल 40 प्लस 7200 47,200 का है, और एग्जाम्प्ट वाला माल 30,000 का है, तो क्या होगा, 40,000 का तो कौन सी सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाईज। एग्जाम्प्ट सप्लाई कितने की है, क्यों ऐसा हो सकता है ना मेरी दुकान पे कुछ माल एग्जाम्प्ट और कुछ टैक्सेबल हो, होती। इस पे जीएसटी कितना है टोटल, मान लो 72, 47,200 प्लस 30, बिल कितने का टोटल, टोटल इनवाइस इतने का होगा ना, इस पे तो जीएसटी है ही नहीं, टोटल इनवाइस 70,200। क्या मुझे ई वे बिल बनाना है, नो, ये चीज ई वे बिल के लिए छोड़ देते हैं, नॉट टू बी सब लिखा मिलेगा, नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर ई वे बिल, कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ ये किया जाएगा क्योंकि ये लेस देन 50,000 है, नो ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। वैसे ना ये चीज कई बार ये पढ़ते पढ़ाते हैं ना, थोड़ी अजीब लगती है बात, अजीब इसलिए लगती है कॉन्ट्राडिक्टरी, जब आप टैक्स को तो बीच में लपेट लेते हो, नो 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 टैक्स तो जोड़ना है, सेल का मतलब, एग्रीगेट टर्नओवर में भी पेट्रोल डीजल एग्जाम्प्ट सप्लाई जोड़ते हो आप अक्सर, तो ट्रक में माल कितना जा रहा है उसमें एग्जाम्प्ट को माफ करने का लॉजिक नहीं समझ आता, क्यों सरकार ने ये बनाया। भैया आपको तो क्या कौन सा टैक्स लगा रहे हैं हम कौन सा कह रहे हैं 30,000 रुपए टैक्स दो, हम तो यही बताना है ना कि कितना माल जा रहा है, तो बढ़िया बीच में ये भी लपेट के जोड़ के देखना चाहिए।
ताकि ज्यादा ई वे बिल कट सकें। ई वे बिल कटने से गड़बड़ी चांस कम हो जाएंगे। पता नहीं सरकार के रूल बनाने वालों ने ये क्यों छोड़ दिया। उन्होंने कहा एग्जाम सप्लाई को नॉट टू बी कंसीडर। सिर्फ ये 47,200 देखो, क्योंकि ये 50,000 से कम है, दैट्स व्हाई नो ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। सही है, बोलो, समझ आया? ठीक है, तो ई वे बिल में ये सारी बातें करेंगे, पार्ट ए पार्ट बी। और एक बात, हाँ जी ईशान, यहां लिखा मिल जाएगा, वैसे बता दो, बिल टू शिप टू क्या था? हाँ, डॉक्यूमेंट के बेस पे माल आगे बेचा जा रहा है। बी ने ए को सेल किया, ए ने आगे जेड को सेल कर दिया, फर्दर सेल। ये सेल किसके बेस पे होती है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, यानी बिलों के बेस पे। अब ए ऑर्डर देता है बी को कि डायरेक्ट सप्लाई टू, प्लीज सप्लाई गुड्स टू, तो ए ऑर्डर टू बी टू सप्लाई गुड्स टू जेड डायरेक्टली। कहता है तुम मेरे को दोगे, मैं आगे भेजूंगा जेड को, सीधा तू ही भेज दे यार जेड को। ये दो सप्लाई हैं, कल बताया था, दो सप्लाई हैं। ये टू सप्लाईज आर देयर, टू सप्लाईज आर देयर। कौन सी दो सप्लाई हैं? बी टू ए सेल है, ए टू जेड सेल है, दो सप्लाई हैं। दो बार टैक्स की कैलकुलेशन, हाँ प्रॉफिट जोड़ेगा तो भैया हमारा टैक्स भी तो बढ़ेगा, सरकार कहती है सेल प्राइस पे टैक्स। चलो, लेकिन क्या दो ई वे बिल कटेंगे? एक काट दो। कौन काटे? या तो बी काट दे या कौन काट दे? ए। वैसे प्रैक्टिकली आपको ज्यादा सही कौन लगता है, कौन काटे? बी, क्योंकि मूवमेंट कहां से शुरू होनी है? बी से। तो बढ़िया, डिटेल सारी किसके पास है? बी के पास। कितने का माल, कितने रुपए का उस पे टैक्स है, कितनी क्वांटिटी, HSN कोड कहां से कहां जाना है, मेरी डिटेल, सारी चीजें किसके पास हैं? बी के पास। कोई दिक्कत नहीं, बी चढ़ा दे। बाहर कौन? जेड। चाहे बाहर तो ए था, पर एक इशारे पे जेड को जाना है। जेड का नाम, उसका GSTN, प्लेस ऑफ सप्लाई, खुद का नाम, खुद का GSTN, सामान की क्वांटिटी कितनी है, कितने पीस, रेट क्या है, वैल्यू क्या है, टैक्स कितना है, HSN कोड। ये कौन चढ़ा दे? बढ़िया है बी। वैसे सरकार कहती कोई लोड कर दो यार, तुम ए तू कर दे चाहे लोड, हमें क्या दिक्कत है। पर नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या सही है? बी लोड करेगा, एक ई वे बिल ही बनेगा, बस। क्लियर? और सुनो, मान लो ट्रक में ए का, बी का, सी का, डी का माल जा रहा है, चारों का माल जा रहा है। ये 2 लाख का माल है, ये 1.5 लाख का माल है, ये 4 लाख का माल है, ये 3 लाख का माल है। कितना हो गया सारा? 10.5 लाख का। ट्रक किसका है? ट्रक ऑनर गुरमीत ट्रांसपोर्ट। गुरमीत ट्रांसपोर्ट के ट्रक में 4 लोगों का माल जा रहा है। 4 लोगों अपना माल किस में लोड कर देते हैं? गुरमीत सिंह के ट्रक में। और ये गुरमीत सिंह अपने ट्रक को चला के कहां ले जाता है? अमृतसर। लो जी, 4 लोगों का माल गुरमीत के ट्रक में कहां जा रहा है? अमृतसर। गुरमीत ट्रांसपोर्ट कहां की है? दिल्ली। दिल्ली के ये बंदे भी सारे दिल्ली के, माल कहां भेज रहे हैं? अमृतसर। तो ट्रक देखो, रियल में ये फैक्ट ऐसा ही है कि जब आप ट्रांसपोर्ट पे माल बुक करते हैं, जैसे एक तो होता है कुरियर करवाते हैं ना कुरियर। आप जब आप कुरियर करवाते हैं तो उस सिचुएशन में तो कुरियर वाला तो इतने इतने पीस में लेके जाता है, बड़े पैसे लेता है। हम लोग पंजाब की टैक्स ऑडिट करते हैं, पंजाब से, मतलब मेरे फादर इन लॉ भी इनकम टैक्स टैक्स एडवोकेट है, तो वहां से ऑडिट्स भेज देते हैं, वो करते हैं, फिर उसका प्रिंट आउट भेजना होता है ना, तो वो काफी हो जाते हैं। कुरियर वाला वो वेट देख के ही, यार इतने पैसे इतने पैसे। हम कई बार उसको कहते हैं बंदा भेज के वापिस आ जाएगा देखे, जितने तो कुरियर के ले लेता है। और कुरियर में पंगा होता है, अपने सिरसा से कुरियर पंजाब जाना है ना, बठिंडा भी जाना है, पहले यहाँ से अम्बाला जाता है कुरियर, सिस्टम में चेन ऐसी चलती है, वो अम्बाला से घूम के आता है, सीधा नहीं जाता है। चलो, कुरियर महंगा पड़ता है,
लेकिन क्या है, भेजना पड़ता है, चलो थोड़ा बहुत मांग है। लेकिन अगर आपका ज्यादा सामान है ना, कुरियर ना करवाओ, क्या करवाओ, ट्रांसपोर्ट पे बुक करवा दो, वो ले जाएंगे। पहले ये जो कई बार दिल्ली से अब भी बुक्स मंगवाते हैं हम, खुद के पढ़ने के लिए भी आती हैं, स्टूडेंट के लिए भी कई बार मंगवा लेते हैं। पहले नोट्स इतने नहीं देते थे, हम सीधा रेडीमेड बुक्स मंगवाते थे दिल्ली से, अकाउंट की, टैक्स की, कई साल पुरानी बातें होंगी। तो वो बुक्स होती है भारी भारी, आपको पता है। एक तो ऑफिस में पड़ी RL गुप्ता की, शायद मैंने आपको दिखाई हो, अकाउंट की इतनी बड़ी बुक है, बहुत बड़ी है। उसका वजन ही बहुत, 2.5-3 किलो 4 किलो की अकेली बुक हो। तो वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आती थी, मान लो बैच में 25 बुक्स मंगवानी है, या कई बार ज्यादा बुक्स, कई बार कम, तो वो वजन बहुत होता था, कुरियर वाले पैसे बड़े मांगते थे। तो मैंने वो जो बुक सेलर है, बल्कि पब्लिशर ही सीधा वहीं से आती थी, तो उनको 1-2 बार मैं यही कहा करता था, भैया ट्रांसपोर्ट पे बुक करवा दो। क्या सर लेट पहुंचेगी? मैंने कहा पहुंचेगी कोई नहीं, एक आधा दिन लेट पहुंचेंगे, और क्या है, ट्रांसपोर्ट पे लोड होके आती थी। वो बड़ा सा बैग बना देते थे, तो ट्रांसपोर्टर क्या दिल्ली से सिरसा मेरा वो एक बैग ही लेके आएगा? इतने बड़े ट्रक में महंगा ही बड़ा पड़ जाएगा। वो बुक करते रहते हैं, करते रहते हैं, एक आधा दिन लेट भी हो जाते हैं कई बार। वो जब ट्रक पूरा पैक होगा ना उनका, तब चलते हैं। उसमें मेरा माल भी है, इनका भी है, इनका भी है, इनका भी है, सबका माल है। ट्रक पूरा पैक होके आता है, सिरसा पहुंचेगा, जिस जिसका माल है पहुंचा देंगे, समझे ना। तो ट्रांसपोर्ट के ट्रक में जरूरी नहीं होता कि एक आदमी का माल हो, अलग अलग लोगों का माल हो सकता है। किस किस का सामान है? ए का, बी का, सी का, डी का, चारों ये व्यापारियों का माल है। सुनो, अगर पर्सनल यूज का सामान जा रहा है तो उसका ई-वे बिल जनरेट नहीं होगा। एक बंदे की, सुनो, सिरसा से एक आदमी की ट्रांसफर होगी अमृतसर, अब वो अपने घर के बेड हो गए, अलमीरा होगी, बच्चों के खिलौने हो गए, एसी हो गए, किचन का सामान हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, किस में डाल के लेके जाएगा? ट्रक में। तो क्या ई-वे बिल जनरेट करेगा? वो कैसा ई-वे बिल करेगा? वो व्यापारी है क्या? उसके पास तो जीएसटी आइन भी नहीं, रंग बिरंगा सामान है घर का पर्सनल, इस पे ई-वे बिल जनरेट नहीं होता, व्यापारियों के माल पे होगा। चलो, व्यापारी ABCD ट्रक में डाल के गुरमीत सिंह के माल अमृतसर लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने आपस में इंडिविजुअली क्या काट रखे हैं? हाँ जी, इन्होंने इंडिविजुअली क्या बना रखे हैं? इंडिविजुअल ई-वे बिल। इसने भी एक अपना अलग इंडिविजुअल ई-वे बिल काट रखा है, अपना ई-वे बिल, इंडिविजुअल ई-वे बिल। कितने ई-वे बिल कटे हुए हैं? 4 ई-वे बिल पहले लोड हैं। इन चारों सप्लायर ने डिटेल चढ़ा रखी है ABCD ने, क्या भैया ऐसे ऐसे करके हमारा माल गुरमीत सिंह के ट्रक में जाना है, कहां? अमृतसर। अब गुरमीत सिंह जो है वो क्या करेगा? पार्ट बी भर देगा, पार्ट बी भर देगा, चारों ई-वे बिल जनरेट हो जाएंगे। पार्ट बी भर दे, भरना ही क्या है, सामान की डिटेल भरनी है। वो बिल्टी तो कटी होगी अलग अलग, वो तो अलग अलग ही कटी होगी हर एक की, और अपने ट्रक की डिटेल। इसके अलावा ऑप्शनली गुरमीत सिंह क्या कर सकता है? ट्रांसपोर्टर गुरमीत सिंह कैन ऑल्सो जनरेट कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। गुरमीत सिंह एक और बिल बना सकता है EWB-02 फॉर्म पे। ये पर कंपल्शन नहीं है, गुरमीत सिंह के लिए क्या है? ऑप्शनल। गुरमीत सिंह को लगता है कि मैंने चारों के पार्ट ए के अगेंस्ट पार्ट बी तो सबमिट करके अलग अलग ई-वे बिल तो कंप्लीट बन ही गए, फिर क्या दिक्कत है ना, बस कुछ और ना करे। 4 ई-वे बिल तो कटे ही हुए अलग अलग 4 लोगों का। लेकिन गुरमीत सिंह को लगता है कि सरकार को मैं कंफर्म कर दूं कि भाई टोटल माल मेरे ट्रक में इस व्यापारी का लोड है, इतने रुपए का माल है। वो चारों इंडिविजुअल बिल का सारा कुछ टोटल करके एक और बिल जनरेट कर सकता है, जिसे क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। कौन सा फॉर्म भरेगा गुरमीत सिंह ट्रांसपोर्टर? ई-वे बिल 02 फॉर्म। लेकिन ये ऑप्शनल है, गुरमीत सिंह के ऊपर कंपल्शन नहीं। वो बढ़िया गुरमीत सिंह को ये लगता है कि कल को कोई ऑफिसर होके चारों ई-वे बिल मैच करवाऊं अलग अलग, इससे अच्छा मैं खुद ही बता दूं कंसोलिडेटेड ई-वे बिल बना के, ताकि सामने वालों को, सरकार को पता हो भी टोटल इसके ट्रक में कितना माल जा रहा है। पर ये ऑप्शनल है, कंपल्शन गुरमीत सिंह के लिए नहीं। आधे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर कंसोलिडेटेड बिल तैयार हो गया तो इंडिविजुअल ई-वे बिल नहीं कटेंगे। कटेंगे। आप सप्लायर अलग, रेसिपिएंट अलग, वो कैसे पता लगेगा कंसोलिडेटेड में?
यानी इंडिविजुअल बिल तो कटने ही हैं, उसके अलावा क्या कट सकता है? कंसोलिडेटेड ई वे बिल। ई वे बिल ये जो गुरमीत सिंह तब भी बना सकता है जब इसके ट्रक में 4 लोगों का 20,000, 18,000, 17,000 का माल जा रहा है। थोड़ा थोड़ा किसी ने इंडिविजुअली वे बिल बनाया क्योंकि वो 50,000 से कम सप्लाई कर रहे हैं, किसी ने इंडिविजुअली वे बिल नहीं बनाया। पर गुरमीत सिंह को लगता है यार ई वे बिल मैं बना देता हूं, क्यों? रास्ते में कोई चेक करेगा, ये वो टैंप है करेगा, अभी 4 लोगों का है कि नहीं, तब उसे बिल दे दो, ये लो ये लो ये लो 4 का है। वो उसको अगर इंडिविजुअल होते तो दिखा देता, इंडिविजुअल है नहीं उसके पास ई वे बिल, लेकिन हाँ इनवाइस तो है, उस सामने वाले को दिखा सकता है भाई 4 लोगों का इनवाइस है अलग अलग, क्योंकि ये 50 से कम था, चारों ने ई वे बिल नहीं बनाया। क्या कोई आदमी 50 से कम माल की सप्लाई पे भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है? यस कर सकता है, पर किसी ने नहीं किया। तो गुरमीत सिंह को लगता है यार रास्ते में कोई तंग करे, इससे अच्छा ही चारों का टोटल करके ना मैं कंसोलिडेटेड ई वे बिल लोड कर देता हूं साइड पे, कल को ऑफिसर को दिखाना आसान हो जाएगा कि माल जो है 4 लोगों का लगभग टोटल इतने का है। ई वे बिल क्यों नहीं जनरेट की इन चारों ने? क्योंकि इनकी सप्लाई की वैल्यू क्या थी? कम। मैंने वो कंसोलिडेटेड डाल के आपको नॉलेज के लिए दे दिया, ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं। क्लियर? वैसे ट्रांसशिपमेंट वर्ड क्या है? ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट वर्ड का मतलब होता है ट्रक बदलना, एक ट्रक से क्या दूसरा ट्रक, दूसरे से क्या तीसरा। ऐसा होता है? हाँ होता है, होता है, एक ट्रक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, कई बार तो एरिया भी होता है। आप सिरसा से चले गए किसी नेशनल पार्क में, ये वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लो या नेशनल पार्क है, अपन रहने की बात तो थोड़ी कर रहे हैं, वहां रहने जाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है अपने आसपास? कहाँ है? जू वगैरह तो ये शतबीड़ इधर पंजाब में इधर भी है, पटियाला के पास। वैसे रणथंभौर है नजदीक में, तो रणथंभौर राजस्थान में माधोपुर एरिया है, या फिर राजा जी नेशनल पार्क है हरिद्वार देहरादून सबसे नजदीक। चलो कॉर्बेट नैनीताल के पास है, कॉर्बेट सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां कभी आप जाओ कि घूमने जाना है तो आपकी गाड़ी अंदर चल जाएगी, वो गेट पे रोक ली जाएगी, भैया वो फॉरेस्ट वालों की गाड़ियां जाती हैं अंदर, आपकी गाड़ी पर्सनल अलाउड नहीं। पता नहीं अंदर पर्सनल गाड़ी में क्या डाल के ले जाओ, कभी सलमान खान की तरह गन रख के ले जाओ, हिरन मार दो वहां। अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं जाती, बंदे की चेकिंग करके उनकी गाड़ी पे जाना पड़ेगा। डबल फायदा सरकार को, सेफ्टी भी और पैसा भी। एक आदमी से 2,500-3,000 रुपए ले लेते हैं अंदर घूमने के, तो पैसा भी बन रहा है सरकार को और सेफ्टी भी। चलो मैं आपको कह रहा हूं कि हर जगह आपकी गाड़ी नहीं जा सकती होती, कई बार मजबूरी होती है माल को उतार के किसी और में डालना, कई बार तो शिप पे तो वैसे ही डालना पड़ेगा। सुनो, आपका माल आ गया है मान लो त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम नाम है ना आजकल उसका, तिरुवनंतपुरम, तो वहां आ गया सामान बिल्कुल टेल इंडिया की, बिल्कुल लास्ट, साउथ इंडिया का लास्ट, वही है कन्याकुमारी एरिया, उसके आसपास जो लास्ट पोर्ट है तिरुवनंतपुरम होगा शायद नजदीक, वहां पे माल आ गया। आपको माल लाना है मान लो इंदौर, इंदौर लाना है, इंदौर तो बिल्कुल बीच में है, बीच एरिया तो है ही नहीं वहां, सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की। अब त्रिवेंद्रम माल आ गया, त्रिवेंद्रम से वो माल या तो क्या हो सकता है ट्रक में लोड होकर सीधा ही बाय रोड कहां जाए? इंदौर। लेकिन उन्होंने पता क्या किया, एक बार वो तिरुवनंतपुरम से माल उतार के किस में लोड कर दिया? दूसरे लोकल शिप में, इंडिया के शिप में, बाय जो वाटर मोड, जो भी ट्रांसपोर्ट मोड है, यानी कोई बोट या शिप से वो माल कहां पहुंचा? बॉम्बे। तिरुवनंतपुरम आ गया था, माल इंदौर आना है, लेकिन वो माल आएगा कैसे? पहले वो कहां से आ गया माल? बाय शिप बॉम्बे, बॉम्बे उतारा कस्टम वालों ने और किस में लोड कर दिया? ट्रकों में, ट्रक से लोड होके कहां गया? इंदौर, इंदौर। तो दैट्स कॉल्ड ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट में क्या होगा? दोबारा दोबारा ही वे बिल जनरेट होगा? नहीं, पहले तो आप क्या करो, वो त्रिवेंद्रम से चलेगा जब, तो वहां ई वे बिल जनरेट हो जाएगा,
जिसमें जो शिप की डिटेल चली जाएगी, क्योंकि पहले तो शिप पे गया, आगे ट्रक में लोड हुआ तो पार्ट बी दोबारा तैयार होगा। बस ट्रक वाली ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, पार्ट बी फिर से सबमिट करना है। पार्ट ए तो इंदौर तक का है ही है डिटेल सारी, माल, बायर कौन, सेलर कौन, कुछ कितना जीएसटी, कितना HSN कोड, वो थोड़ी बदला है, वो तो वही है। सिर्फ क्या बदला, व्हीकल बदल गया। तो व्हीकल की क्या है, नए की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। बोलो, ई वे बिल अगेन जनरेट करना है ना, पार्ट बी अगेन से सबमिट करना है। सरकार की नॉलेज में रहे कि शिप से उतर के अब किधर चला गया, ट्रक में। ट्रक फिर बदला, फिर डिटेल दो। एक ट्रक पंक्चर हो गया, पंक्चर क्या देखा नहीं के बाद ट्रक वो रोड में घुसा होता है, गारंटी नहीं है आजकल रोड की। होता नहीं, बारिश के मौसम में रोड कट जाती है, अपने इधर फ्लाईओवर के पास रोड बारिश में बह गई, हल्का लैंडस्लाइड ही कह लो उसे, तो वो क्या है, ट्रक अंदर टायर चला। भारी बहुत होते हैं ट्रक, 1000 टन लोड होता है इनमें, ट्रकों में बहुत भारी होते हैं। बट ये ना, इसका ड्राइवर भी स्पेशल होता है, ये नहीं कि आम आदमी ट्रक चला लेगा ना, वजन बहुत होता है, प्रैक्टिस होती है उनको भी, ये साइड में जा सकता है ट्रक किस जगह नहीं। कई बार गाड़ी लेके आप बार बार हॉर्न मारते रहो, ट्रक वाला कहता है मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, तू देख ले जैसे जाना है, क्योंकि वो बेचारे की मजबूरी है, वो साइड में नहीं उतार सकता, भार बहुत होता है। आपको गाड़ी उतारनी चाहिए साइड में, क्योंकि आपकी गाड़ी में तो हल्के हल्के 50-55 किलो के 3-4 बंदे बैठे हैं, कितना वजन है गाड़ी का भी और आपका भी। ट्रक में तो हजारों टन है, उतारते हो गाड़ी, वो नहीं उतारता, उनकी बड़ी ट्रेनिंग हुई होती है। हर आदमी वो ट्रक बाहर लेके नहीं जा सकता, साइड में उतर जाएगा, हिसाब होता है सारा। तो वो जो ट्रकों में लोड होके माल जाता है, वो बदला भी जाता है ट्रक आगे आगे आगे, तो पार्ट भी बार बार बढ़ते रहो। लिमिट है कोई लिमिट पर ट्रक पहुंचने के। एक बात और, पार्ट ए आपने भर दिया, पार्ट बी कितने दिन में भर दो, यूनिक नंबर यूज करके अगले 15 दिन। अगर आपने यूनिक नंबर यूज करके अगले 15 दिन में पार्ट बी नहीं भरा, तो आपको कल को माल जाने से पहले पार्ट ए भी दोबारा भरना पड़ेगा, वो यूजलेस हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, बोलो और सुनो। ई वे बिल की वैलिडिटी क्या है, पार्ट ए की वैलिडिटी नहीं कह रहा 15 दिन वैलिड होता है, मैं पूरे कंप्लीट ई वे बिल की बात कर रहा हूं। ई वे वैलिडिटी, आपने ट्रक में माल लोड कर दिया, ई वे बिल बन गया, उसके बाद भैया टाइम है, इतने दिन में ट्रक पहुंच जाना चाहिए, ई वे बिल, वरना उसके बाद पहुंचा तो ई वे बिल क्या मान लिया जाएगा, है ही नहीं। कितने दिन, अगर ओवर डायमेंशनल व्हीकल है, ओवर डायमेंशनल समझ लो, बड़े बड़े ट्रॉले चलते हैं 36 टायर वाले, और इस तरह से चलते नहीं, कोई बहुत ही स्पेशल टाइप का, वो तो बड़ी दिक्कत से उनको जाना पड़ता है कई जगह घूम घाम के, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड, बहुत बड़े बड़े चलते हैं ट्रक। ओवर डायमेंशनल व्हीकल जो है, या मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट, जिसमें शिप प्लस ट्रक है, यानी माल शिप प्लस ट्रक्स में जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट बताया ना, व्हीकल बदलता है, और जिसमें एक शिप जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब शिप पे माल जाता है लोड करने, फिर उसके जाने में भी टाइम लगता है, फिर उतारने में कस्टम वाले, फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर तो मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट है, मल्टी मॉडल मींस ट्रक, प्लेन, शिप, ऐसे कुछ, कभी कहीं शिप पे गया, कहीं बाहर गया, कहीं ट्रक से गया, मल्टी मॉडल ट्रांसशिपमेंट है, या ओवर डायमेंशनल व्हीकल है, तो आप 20 किलोमीटर पर डे की स्पीड से जा सकते हो, 20 किलोमीटर पर डे, इतने दिन वैलिड है ई वे बिल। मान लो आपने जाना है 125, ज्यादा कर लो यार, शिप और ट्रक 125 में कहा, मैं कह रहा हूं आपको जाना है 418 या 412 किलोमीटर, जिसमें शिप प्लस और मॉडल, मतलब ट्रक वगैरह ऐसे गाड़ियां वगैरह बीच में यूज होनी है। तो आप 20 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बताना कितने दिन चाहिए, 20.12 डेज आगे ना,
20.12, 21 दिन ले लो यार तुम, नेक्स्ट में राउंड ऑफ कर लो। आपका ई वे बिल कितने दिन वैलिड है? 21। कितने दिन? 21। बोलो, नेक्स्ट में राउंड ऑफ। 21वें दिन तक माल पहुंचा दो, अगर 21 से लेट हो गए तो मान लिया जाएगा ये माल बिना ई वे बिल के पकड़ा गया है। कब? 20 किलोमीटर पर डे। आप कहोगे जी 20 किलोमीटर पर डे तो ज्यादा दिन नहीं दे रहे। दिन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो जो ओवर डायमेंशनल व्हीकल होते हैं ना, वो तो बहुत कम चल पाते हैं, या क्योंकि उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं जगह जगह। उनके एक बंदा तो ऊपर बैठता है, तार नीचे हो तो किसी स्टिक से तार ऊपर करता है, कभी कुछ बड़ा कुछ करना पड़ता हो। या धीरे चलते हैं, मल्टी मॉडल में इधर उतारो, उसमें डालो, शिप से उतारो, ट्रक में डालो, टाइम ज्यादा चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा? 20 किलोमीटर पर डे का टाइम ले लो, नेक्स्ट कंप्लीट में राउंड ऑफ कर लेना। सही है। अदरवाइज यानी नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है बाय ट्रक या व्हीकल कह लो, तो भैया 200 किलोमीटर पर डे का रूल है। मान लो 450 किलोमीटर जाना है तो 2.25 समथिंग आ गया, 3 कर दो, 3 दिन ले लो। समझ गए? ट्रकों के मामले में 600 किलोमीटर जाना है 3 दिन, 650 जाना है तो 3.25 बनता है, तो 4 दिन ले लो। 4 दिन बाद आपका ई वे बिल बेकार हो जाएगा। हाँ, कोई रास्ते में फ्लड आ गया, कुछ आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो आप ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दो, ये वैलिडिटी क्या की जा सकती है, थोड़ी सी एक्सटेंड की जा सकती है। ट्रक पलट गया तो उसमें क्या है, उसको रिपेयर भी करना है और करना है, तो ऑफिसर को इन्फॉर्म करके आप इसकी वैलिडिटी को क्या करवा सकते हैं? एक्सटेंड। वरना इसकी वैलिडिटी ये है, इतने दिन तक ये बिल वैलिड है, वरना ये बिल क्या हो जाएगा? बेकार। बोलो कोई डाउट? समझ आ गया? हाँ जी, इधर कुछ लोग माफ हैं, एग्जाम फ्रॉम ई वे बिल। हाँ जी, पुष्पा बताएंगी, पढ़ाई नहीं आपने, रिया बताएंगी। अपनी दुकान कोर्ट कॉलोनी, पीछे 2 गली पीछे किसी ने माल खरीदा हमसे, वो घर के आगे 2-4 लेबर वाले ले गए, कंधों पे डाल डाल के डिब्बे ले गए। ज्यादा दूर था नहीं, 2 गली छोड़ गई था। ठीक है, सामान लेने आ गए, 1.5 लाख का माल है, 1.5 लाख का माल कंधों पे उठा के ले गए। सारे कहते एक एक उठाओ, और रिक्शा वाला मिला नहीं उनको, नहीं तो 20-30 रुपए लेता, पास पीछे जाना था, मिला नहीं। होगा तो यार कौन टाइम बर्बाद करे, रिक्शा वाला ढूंढेंगे, ऑटो रिक्शा, अपना एक एक उठाओ। 3-4 लेबर वाले ले आए, घर से लगे हुए थे मिस्त्री, और वो ले गए सामान। हाँ जी, ई वे बिल बनेगा। ई वे बिल बनता है जब मोटर व्हीकल पे माल जाता है। यहाँ ई वे बिल कंधे में डाल के ले गए, किसका करेगा? पार्ट भी कैसे भरोगे? पार्ट भी जाएगा ही। यानी कहने का मतलब ई वे बिल इज नॉट रिक्वायर्ड। मोटर व्हीकल, शिप, बायर, ट्रेन पे जाता है तो ई वे बिल होता है, या बैम्बू कार्ट पे ले गए, वो ठेला गाड़ी नहीं होती, या मैन पुल्ड रिक्शा, हाथ से खींच के ले गया बंदा, देखा होगा सामान डाल के हाथ से खींच के लेके जा रहा होता है डिब्बे। कई बार तो वो ऐसा करके गाड़ी होती है, आपने देखी होगी, इस तरह की गाड़ी होती है, इसमें माल भरा होता है सारा। एक आदमी बेचारा इधर लगता है, एक आदमी इधर लगता है, दोनों जोड़ लगा के हाथ से खींच के ले जाते हैं सामान। देखा होगा आपने बाजारों में चलते हुए। ऐसी किसी गाड़ी में माल डाल दिया, मैन पुल्ड रिक्शा टाइप, या फिर वो ठेला गाड़ी, या वो बेल्ट से खींच रहे हैं, बेम्बू कार्ट, हाउस कार्ट, उस पे लेके जा रहे हैं, ई वे बिल कटेगा नहीं। व्हीकल की डिटेल कहां से आएगी? उसका कोई नंबर होता है क्या? ठेला गाड़ी का, बेम्बू कार्ट का? नहीं, तो उसमें कोई ई वे बिल नहीं बनेगा। ई वे बिल कब बनता है? पुराने टाइम में तो घोड़ा गाड़ियां बड़ी चलती, अब नहीं दिख रही ना, दिख रही है कहीं? घोड़ा खींचता है माल, देखिए गाड़ियां बहुत कम होगी, क्योंकि ना वो वही बात है, घोड़े कम हो गए, महंगे पड़े हैं। ये आ गए इलेक्ट्रिक गाड़ियां, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ले जाते हैं लोग सामान, या फिर वो आगे छोटे कैंटर। घोड़ा गाड़ियां कम, पहले गधे होते थे माल खींचने के लिए, वो भी गायब हो गए, वो भी नहीं दिखते। उन पे लेके जाओ ना माल, कैमल गाड़ी, कैमल में कोई टैक्स नहीं, कोई ई वे बिल नहीं। मोटर व्हीकल पे लेके जाओगे तो ई वे बिल है। 50,000 से ज्यादा माल, लोकल से इंटरस्टेट,
50,000 से ज्यादा तो ई वे बिल की जरूरत है। नजदीक लेके जाओगे तब भी ई वे बिल की जरूरत है, बट एक्सेप्शन तोलने के लिए 20 किलोमीटर ले जाओ, कोई पार्टे भी नहीं, ई वे बिल चाहिए नहीं। या फिर ट्रांसपोर्टर को देके आए, वो आगे लेके जाएगा, तंगलियों से लेके जाना है। तो उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टर को लेके जा रहे हो क्या? हाँ, बेचने के लिए कंसाइनी को नहीं। मैंने कहा ना, कंसाइनी को लेके जाओगे तो ई वे बिल काटो, लेकिन ट्रांसपोर्टर को लेके जाओगे 50 किलोमीटर स्टेट के अंदर तो ई वे बिल की जरूरत नहीं, वरना बेचने के लिए माल जा रहा है सीधा तो ई वे बिल की जरूरत है। क्लियर? माफ, एक तो ये माफ का हो गया, 50,000 से कम है तो माफ, ट्रांसपोर्टर को देने जा रहे हो तो भी 50 किलोमीटर तक माफ, या ठेला गाड़ी में जा रहे हैं मतलब मोटर व्हीकल के बिना तो माफ। ठीक है। दूसरा केस, एक मैंने लिस्ट बताई थी, आगे आएगी लिखी हुई, एलपीजी सिलेंडर वगैरह जा रहे हैं क्या? नेशनल हाईवे का मैप बताया था, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन ऑयल, प्लेन वाला पेट्रोल वगैरह वो जा रहा है। फ्रूट, वेजिटेबल, कोई फिश, ये चीजें जा रही हैं, या डिफेंस का माल जा रहा है। लिस्ट है पूरी, ये चीजें जाएंगी तो ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं, पूरी लिस्ट है। ठीक है, ई वे बिल की जरूरत उस लिस्ट वाले माल को लेके जाओगे तो। वैसे कंपल्सरी ई वे बिल भी बताया था मैंने, कंपल्सरी ई वे बिल रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड, चाहे वो कितना भी माल क्यों ना हो, करना पड़ेगा। जब आप क्या कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई, दो सिचुएशन है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हाँ प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, भैया वो उस पे एम्ब्रॉयडरी या कोई डिजाइनिंग करके वापस देगा, तो भाई इसमें माल में खतरा ज्यादा गड़बड़ होने का, पता क्यों? ये सेल है, नहीं इनवाइस कटना नहीं, इस माल को वहीं रह जाएगा, जॉब वर्कर के भागा रख ले, बेच ले बस। ई वे बिल होगा तो कम से कम सरकार की नॉलेज में तो रहेगा कैसे माल गया, आया क्यों नहीं भाई, आया क्यों नहीं, तो फिर टैक्स दो उस पर, फिर तो सेल ही होगी, वो आगे बेचेगा। माल वापिस आना चाहिए था, ठीक ओके, तो ई वे बिल कटा है तो सरकार की नॉलेज में तो रहेगा माल वापिस का ई वे बिल कहाँ है। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट गुड्स में ना सेक्शन 24 क्या कहता था? वैसे तो आपको याद है सेक्शन 24 कहता था कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में जो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, पर सेक्शन 23 एग्जम्पशन का था, आपको याद हो, सेक्शन 23 एग्जम्पशन देता था कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, जब सिर्फ आप एग्जम्प्टेड गुड्स ही बेचते हो या पेट्रोल बेचते हो एक्सेट्रा, या किसान है तो एक्सेट्रा। चलो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा है 20 लाख तक का, वैसे नॉलेज के लिए 20 लाख तक का, अप टू कितने का? 20 लाख। और नागमणि वाली स्टेट है जो 10 लाख, नागमणि तेरा पूरा मजा वाली स्टेट, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो कहने का मतलब उन स्टेट में 10, बाकियों में 20 लाख तक इंटर स्टेट सप्लाई माफ है। माफ होगी, हम कौन सा कह रहे हैं टैक्स दो, हम कह रहे हैं ई वे बिल बनाना जरूरी है अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, या जो वर्कर को माल जा रहा है, ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, चाहे 50,000 से कम की सप्लाई क्यों ना हो, मैंडेटरी है, काटना पड़ेगा, कंपल्सरी है, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। सरकार को लगता है यार ये ड्रामा करते हैं, टैक्स इन पे है नहीं, तो ये जानबूझ के माल इधर उधर भेज दें, कोई गड़बड़ करते हैं, हमारी नॉलेज में तो रहे। लो जी, मैंने सारा चैप्टर आपको बता दिया एक तरह से, ठीक है, इसके पर्पस बता दिए, ये डाटा अपलोड करना पड़ता है आपको, सरकार कहती है डिटेल अपलोड करो, डॉक्यूमेंट जनरेट करो, ताकि ट्रैक करना आसान हो जाए। ये मेन सेक्शन जो है इसका कौन सा है? 68, ये सारा ई वे बिल है सेक्शन 68 में है, लेकिन इसके रूल 138, 138A, ये सारे रूल इसमें काम आते हैं, मेन 138, 138A।
तो कॉमन पोर्टल पता है, जीएसटी नेटवर्क वाला, टैक्सेबल सप्लाई जिसपे टैक्स लगता है। प्लेस ऑफ बिजनेस से क्या मतलब है, कौन बताएगा? जहां पे आप दुकान है, सेल करते हो, जहां आपका गोडाउन है, माल पड़ा है, जहां आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट पड़े, और बुक्स ऑफ अकाउंट पड़ी है, या जहां आपका गोडाउन है, सामान पड़ा है, या जहां से आप सेल करते हो, वो सब क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस है। टैक्सेबल पर्सन जो टैक्स देने के लिए लायबल है, यानी जो रजिस्टर्ड हो गया वो टैक्सेबल पर्सन तो हो ही गया, चाहे आप टर्नओवर कम ही रह जाए। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपके लिए टर्नओवर कम होने पे भी टैक्स देना लेना जरूरी है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे आपकी कई ब्रांचेज हैं तो आपको एक एग्जैक्ट बताना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है मेन, जहां पे सारा रिकॉर्ड होगा। प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पूरी करता है, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो भी इसके थ्रू होता है, वो प्रॉपर ऑफिस, जिसको कोई अथॉरिटी है किसी काम। रजिस्टर्ड पर्सन हो गया जो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स पीरियड हो गया जिसकी आप रिटर्न भरते हो, डॉक्यूमेंट हो गया वो इलेक्ट्रॉनिक हो या पेपर, वही बिल वगैरह, डॉक्यूमेंट क्या है? वही इनवाइस कह लो या फिर ऑनलाइन इनवाइस वगैरह, ये सब डॉक्यूमेंट है। वोचर क्या होता है? वो था ना कूपन, याद आ जाएगा आपको, कूपन, टोकन, याद आ गया? टाइम ऑफ सप्लाई में याद आ गया होगा। रेस्टोरेंट में कहीं मॉल में घुसे, उन्होंने टोकन दे दिए, ओएचएम में जाते हो कई बार वहां भी बांट रहे होते हैं टोकन, उस टोकन पे लिखा है कि आज ही रिडीम कर लो और आज ही आपने टोकन यूज कर लिया तो आज ही टैक्स फाइनल हो गया। लेकिन अगर टोकन फ्यूचर में यूज होगा, अभी आइडेंटिटी नहीं है कि इससे क्या खरीदा जाएगा, अगर ये फाइनल है इससे रेस्टोरेंट का सामान ही खरीदा जाएगा तो टोकन देते ही टैक्स है। लेकिन अगर ये फाइनल नहीं है, रेस्टोरेंट का सामान, वो कहता है जी कुछ मर्जी खरीद लो, खिलौने खरीद लो, कपड़े ले लो, खाना खा लो, मूवी देख लो, कुछ कई मर्जी यूज कर लो। अब क्या पता बंदा क्या यूज करेगा, तो वेट करो टिल द यूज या रिडेम्पशन ऑफ टोकन वोचर, बताया था टाइम ऑफ सप्लाई में, ये वही है वोचर का मीनिंग। यहाँ कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, पढ़ाई से ना हर जगह डेफिनेशन रिवीजन पर्पज से बार बार डाल देते हैं। यहाँ क्या काम है इसका? कन्वेंस, व्हीकल की बात कर रहा है, प्लेन, व्हीकल, वेसल सब आ गए इसमें। ई वे बिल यहाँ है सही में, सेक्शन 68 रूल्स 138 के अकॉर्डिंग चलता है। मूवमेंट में टाइम कम लगे और टैक्स चोरी रुके, सरकार की नॉलेज में सब रहे, इसलिए ई वे बिल चलाया। कब काटना है? माल की मूवमेंट होने से पहले, जनरली, एक्सेप्शन है रेलवे, बाद में भी हो जाता है, नॉर्मली पहले। क्लियर? बोलो। और ना जब आप ई वे बिल लोड कर देते हैं ना, जब आपने ए फॉर्म ए भर दिया, सामने वाले ट्रांसपोर्टर ने बी भर दिया, तो सामने वाले रेसिपिएंट के पास पॉपअप उसके लॉगिन पे चला जाता है कि कोई बंदा कह रहा है वो आपको सप्लाई कर रहा है और ई वे बिल उसने ये काटा है। यू हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। आप उसे एक्सेप्ट करें या उसको क्या करें? रिजेक्ट। अगर आप उसको रिजेक्ट नहीं करते कि भी हाँ मेरा माल नहीं है, तो मान लिया जाएगा ऑलरेडी एक्सेप्टेड। ये भी एक सिस्टम है, पूरे इंतजाम है। तो आपके सामान की पूरी डिटेल है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, जिसके पास पे माल जाता है, ये डिटेल कौन लोड करेगा? यही रेसिपिएंट या सप्लायर। एक बार लोड होगी ऑटोमेटिकली, ये कभी कैंसिल नहीं होता। मैंने बताया था गलती होगी वे बिल में तो 24 घंटे में कैंसिल हो सकता है, 24 घंटे में कैंसिल हो गया, वरना ये कैंसिल नहीं होता। और 24 घंटे बाद अगर गलती होगी तो ऐसा है, नया ई वे बिल बना लो। 24 घंटे में तो इसको कैंसिल करके नया बना लो, ठीक है? 24 घंटे बाद ये कैंसिल नहीं होता, एडिट नहीं होता ई वे बिल, सीधी बात है। ई वे बिल तो कैंसिल होगी और बनेगा, पर आपको जो उसी में अमेंडमेंट कर लें, एडिटिंग या अमेंडमेंट नहीं होता ई वे बिल में। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है सेक्शन 68 की? गवर्नमेंट कहती है पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज कल लिखवाया था, कौन होता है? ड्राइवर या शिप का कैप्टन। बोलो। कहता है उसको ये ई वे बिल लेके चलना है अपने साथ, रूल 138 कहता है सामान कैरी करना है तो ये कटा होना चाहिए। ई वे बिल का मीनिंग समझा रहा है, ट्रांसपोर्टर के पास एक डिटेल होती है जो उसके ट्रक में माल लदा है, उसकी रूट पे कोई भी देखना चाहे तो देख सकता है। क्या होता है? डेस्टिनेशन, वैल्यू, टाइम ऑफ उसका, वो जीएसटी कितना है, डेस्टिनेशन, बाहर का जीएसटी, सब होता है। इलेक्ट्रॉनिकली कटता है, यस बताया था। अगर आप ई वे बिल जनरेट कर, ई इनवाइसिंग कर दो ना, ई इनवाइसिंग, तो आपको ई वे बिल और GSTR1 की जरूरत नहीं पड़ती, वहीं से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। कौन सी साइट पे जनरेट होता है?
ई वे बिल gst.gov.in में। फायदा क्या है, डिजिटली तैयार होता है ये, और जगह जगह चेक पोस्ट पे रोक के सामान चेक करने की जरूरत नहीं। रोक तो अब भी सकते हो, लेकिन हर बार रुकेगा ये जरूरी नहीं। मूवमेंट फास्ट होती है, टर्न अमाउंट टाइम घटता है। ये फायदे यहां गिना रहा है। फास्ट मूवमेंट होती है, जगह जगह रोकना नहीं, पूरी चेन एफिशिएंटली चलती है, टर्न अमाउंट टाइम घटता है। ठीक है, पूरे कंट्री में वैलिड है, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन चेक किया जा सकता है किसका माल कहां जा रहा है। कार्बन फुटप्रिंट घटता है, बताया था कल, कार्बन फुटप्रिंट होता है वही, ट्रक जगह जगह रुकेंगे तो पोल्यूशन ही होगा, वो चीज रुकती है। एक स्टूडेंट कहते हैं जब चल के ट्रक जाता है तब पोल्यूशन नहीं होता सर, क्या करें, उसका तो ऑप्शन नहीं है। जिससे नहीं बचा जा सकता तो उसका क्या इलाज है, लेकिन जिससे बचा जा सकता है उससे तो बचो। ठीक है ना। रिक्वायर्ड फॉर कंसाइनमेंट 50,000 से ऊपर के माल पे जरूरत है। ई वे बिल कौन से फॉर्म पे जाएगा बता चुका हूं, 1 पे 01 पे। कौन सी साइट बता चुका हूं, ई वे बिल gst.gov.in पे। और ये अपने फोन पे भी तैयार लोड हो जाएगी प्ले स्टोर से, उस पे ई वे बिल वाली पोर्टल, या एंड्रॉइड ऐप पे एसएमएस के थ्रू, या फिर एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। डिपार्टमेंट की साइट पे जनरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा ये कैंसिल करना बनाना ये आप क्या है, कौन कर सकता है, सप्लायर या रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर। अगर कुरियर या फिर इको के थ्रू माल जा रहा है तो आप उनको पावर दे सकते हो सप्लायर कि वो बना दें ई वे बिल, वो भी चलेगा। अगर वो जनरेट कर दें तो अगर आपने ऑथराइज कर दिया तो वो भी चलेगा। कितने दिन वैलिड रहता है, 15 दिन। 15। और ट्रक वाला भी अगर रजिस्टर्ड नहीं तो ट्रांसिन ले सकता है ई वे बिल का पार्ट बी लोड करने के लिए। आईडी होती है ना यूनिक नंबर उसके पास, उसके थ्रू तैयार होता है ये। ठीक है, चलो। व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, जब 50,000 से ऊपर माल जा रहा है, ये ऊपर माल जा रहा है चाहे इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, कहीं भी जा रहा है, ऑन मोटर व्हीकल या शिप या बायर, कहीं भी जा रहा है इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, तो ई वे बिल कटेगा। सप्लाई होनी चाहिए, रिलेशन अदर देन सप्लाई, सप्लाई ना हो, भैया बता रहा हूं एजेंट को जा रहा है, जॉब वर्क के लिए जा रहा है तो भी ई वे बिल कटता है। इनवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, फिर वही बात, कौन तैयार करेगा, ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय रेसिपिएंट। भाई सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो ई वे बिल किसको तैयार कर लेना चाहिए, रेसिपिएंट को। तो जो मूवमेंट शुरू होगी तो उसको करवाना है। सही है, डिटेल देनी है आपने सामान की जो मूवमेंट हो रही है उसकी, और चाहे वो सप्लाई नहीं तब भी देनी है। मूवमेंट ऑफ गुड्स बता चुका हूं, सप्लायर करेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं तो रेसिपिएंट करेगा, दोनों नहीं कर रहे तो ट्रक वाला करेगा। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू बता चुका हूं, वैल्यू सेक्शन 15 की वीओएस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें टैक्स भी जुड़ेगा। ये देखो टैक्स भी क्या है, पार्ट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। एग्जाम सप्लाई नहीं जुड़नी, बता चुका हूं, क्लियर। अगर सप्लाई नहीं, जैसे कॉम्पो डीलर हो तो बिल ऑफ सप्लाई दे दोगे, वैसे सामान जा रहा है रिपेयर होने या कुछ तो क्या इश्यू कर दोगे, या रिटर्न बेसिस पे डिलीवरी चालान बना दो, उसके बेस पे ई वे बिल बन जाएगा। ये एग्जांपल पढ़ लिया था बने, 48,000 के माल में 18% जीएसटी है, जोड़ के 56,640, क्योंकि 50,000 से ज्यादा हो गया इसलिए ई वे बिल रिक्वायर्ड टू बी इशू। क्लियर। 50,000 से कम की सप्लाई है तब भी ई वे बिल बनेगा, ये कंपलसरी वाला केस है। कंपलसरी ई वे बिल बता के आया हूं अभी आपको, कब, जब वो माल हैंडीक्राफ्टेड गुड्स है और क्या हो रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है, तो लगेगा इंटरस्टेट सप्लाई पे हैंडीक्राफ्ट गुड्स। ठीक है, या प्रिंसिपल, ये नीचे नोट में, प्रिंसिपल से जॉब वर्क के लिए इंटरस्टेट माल जा रहा है, चाहे वो 50 से कम जा रहा है, इंटरस्टेट ट्रांसफर हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। हैंडीक्राफ्ट गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, 20 लाख तक की सप्लाई पे। क्यों रूल आया ये रूल क्यों आया, ताकि हाथ से बने हुए माल को बढ़ावा दिया जा सके, कम फॉर्मेलिटी करनी पड़े। सरकार बड़े बेनिफिट देती है। अभी लास्ट टाइम पिछले साल उदयपुर गया था मैं फैमिली के साथ, तो वहां ना उन्होंने
शिल्प ग्राम नाम से एक बहुत बड़ी जगह थी, वो बना रखा था। तो वहां पे ना जैसे हम घूम रहे थे, कोई हैंडीक्राफ्ट का सामान था, बेडशीट्स वगैरह और कुछ और घर में छोटा मोटा फ्लावर पॉट वगैरह हमने ले भी लिए थोड़े बहुत। लेकिन वहां बैठे थे यंगस्टर, बड़े बच्चे, बढ़िया, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था भाई ये दुकानदार है। तो अपने को तो क्या पता क्या है। फिर मैंने उनसे पूछा, यार आप लोग कैसे? कहते सर हम स्टूडेंट हैं। उन्होंने बताया हम स्टूडेंट हैं, कोई इस तरह की स्टडी करते हैं, जैसे कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में स्टडी कर रहे हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी में, कोई किस में, कोई किस में। तो कहते हैं जी सरकार हमें अपना टारगेट देती है, भाई तुम इस फील्ड में काम कर रहे हो तो ये शिल्प ग्राम बना हुआ है, इसमें हैंडीक्राफ्ट गुड्स है सारा, आप यहाँ बैठो, हमारा 1 रुपया चार्जेस नहीं ले रही सरकार, जगह बना के दे दी, बढ़िया, टूरिस्ट आते हैं घूमने, कोई पैसे नहीं लेती, हमें टारगेट देती है कि आप अपना सामान दिखाओ तो सी अपना आर्ट बेच के। तो इस तरह, और सरकार और भी इंसेंटिव देती है, कहता हमें सब्सिडी वगैरह अपना काम चलाने के लिए। तो इसलिए वो लोग, उन्होंने अवार्ड भी लगा रखे थे बच्चों ने, जगह जगह भी हमें ये अवार्ड मिला है, ये अवार्ड मिला है। तो बेचना एम नहीं था उनका, वो कहते हैं जी पता नहीं बाकी तो ज्यादा, कि भाई मेन एम ये है कि हम अपना आर्ट लोगों को शो करना चाहते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, इस तरह की चीजें तो ला रही है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे पुराना जो हाथ से काम करते थे लोग, वो खत्म ही हो गया सारा, ठीक है ना, जो वो सब मशीनों पे आ गया है। तो सरकार की कोशिश है कि मशीनों की बजाय क्या है, हैंडमेड चीजों को बढ़ावा मिले। पर महंगी पड़ती है, मान के चलो, वो अच्छी तो होती है पर महंगी पड़ती है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। वेलवेट जो है, जो कॉटन का सिल्की कपड़ा, वो इधर इधर सिल्क सारा होता है बिहार साइड, बंगाल बिहार सिल्क, वो उधर कोकून वगैरह वो उससे निकलता है सिल्क, वो सारा बिहार उस साइड होता है। तो वहां आपने सुना होगा, वहां पे जो इस तरह का सिल्की कपड़ा था, वो बताते हैं कि इतना मुलायम होता था, एक रिंग में से पूरा थान निकल जाता था, इतना खुला कपड़ा, एक फिंगर रिंग में से पूरा का पूरा वो कपड़े का थान निकाल देते थे, इतना वो मतलब छोटा हो जाता था, मतलब इतनी कलाकारी थी उसमें। धीरे धीरे वो चीजें खत्म होगी, क्योंकि ये चीजें महंगी बहुत पड़ती हैं, फिर क्वालिटी, वो फॉरनर तो आके ले जाते हैं, हमारे वाले नहीं लेते, हमारे वालों के बजट नहीं होते, पर चीजें ऐसी बनेंगी तो महंगी तो होंगी। तो धीरे धीरे ये आर्ट खत्म होता जा रहा है, मशीनों वाले काम चल पड़े सारे। आप लोग स्वेटर भी डालते होंगे, तो पहले वो लेडीज घर पे बना लेती थी, या आस पास पैसे दे के बनवा लेते थे, अब तो स्टैंडर्ड बढ़ गया, वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनकी फिनिशिंग वैसी नहीं होती मशीन वाले की जैसे फिनिशिंग होती है। शूज वगैरह भी लोकल बनते थे, अब सारा रेडीमेड है, लोकल लोकल वाला सारा खेल खत्म। तो सरकार इस चीज को बढ़ावा देना चाहती है, सीधी बात है। हैंडीक्राफ्ट वाला माल दूर दूर, ये ट्रेड फेयर में भी ये लगता है हैंडीक्राफ्ट वाला माल बड़ा दिखता है, ताकि ये चीजें खत्म ना हो। तो सरकार कहती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट ले जाओ 20 लाख तक, कोई तुम्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, नागमणि वाली स्टेट में 10, लेकिन इसका ई वे बिल जरूर काट देना, चाहे 50,000 से कम है, दूसरी स्टेट में लेके जाते हो तो ई वे बिल क्या है, कंपल्सरी, स्टेट के अंदर ही ई वे बिल की जरूरत नहीं। हैंडीक्राफ्ट गुड्स कौन सी है, हैंडमेड। बिल टू शिप टू बता चुका हूं, आगे के आगे बेचा जा रहा है, इसने इसको बेचा और ये ने ऑर्डर दे दिया, इसको ऑर्डर दे दिया टू सप्लाई डायरेक्ट टू सी, ये सीधा सी को देगा। तो ई वे बिल कौन जनरेट करे, या तो बी या फिर कौन, ए, या तो बी या फिर कौन, ए। ज्यादा चांस किसके हैं, बी सप्लाई कर रहा है तो बी जनरेट कर देगा। ये 2 सप्लाई हैं, ये पढ़ चुके हैं। ई वे बिल सिर्फ एक चाहिए, बता चुका हूं मैं। इंफॉर्मेशन क्या होती है फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में, ई वे बिल 1 में बता चुका हूं। सप्लायर का नाम GSTIN, बार का नाम GSTIN, उनका प्लेस ऑफ सप्लाई, पिन उस एरिया का, टैक्स इनवाइस है तो टैक्स की डिटेल, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान है तो सामान की डिटेल, डेट ऑफ सप्लाई, HSN कोड, कितना टैक्स, सारा ठीक है ना, वो सारा। और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल है, क्या डॉक्यूमेंट होता है ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, वही गुड्स का रिसीट या रेलवे सीट या रेलवे बिल या बिल ऑफ लेडिंग, व्हीकल का नंबर भी साथ में होता है, ट्रांसपोर्टर भरता है। पार्ट ए भी ट्रांसपोर्टर को ऑथराइज करो तो वो भर सकता है, वैसे आपको भरना चाहिए, या आप इको के थ्रू बेच रहे हो या कुरियर के थ्रू, तो उनको भी पावर दे सकते हो, वो आपकी जगह पे क्या है डिटेल भर सकते हैं ई वे बिल की, ठीक। तो कंसाइनर कंसाइनी को पार्ट ए ई वे बिल का भरना है, और यूनिक नंबर जनरेट होगा, उसके बेस पे पार्ट बी कौन भरेगा, ट्रांसपोर्टर।
ट्रांसपोर्टर ना भरे तो पार्ट बी भी आप सप्लायर या रेसिपिएंट भर सकते हैं, क्योंकि ई वे बिल तो जनरेट करना ही है, वो भर सकते हैं। क्लियर? पार्ट ए के बाद बी भरेगा, 15 दिन में भरनी है पार्ट बी की डिटेल। पार्ट बी जब तक नहीं भरोगे ई वे बिल जनरेट नहीं होगा, अधूरा है वो ई वे बिल। और ये पार्ट बी जनरेट पहले कर लेना चाहिए मूवमेंट से, एक्सेप्शन रेलवे उसमें बाद में होता है। मैंडेटरी के ई वे बिल जनरेट करना, हाँ अगर 50,000 से ऊपर माल सप्लाई करोगे ट्रेन से, बस से, शिप से, प्लेन, जैसे भी 50,000 से ऊपर लोकल या इंटरस्टेट सप्लाई करोगे तो क्या है, ई वे बिल जनरेट करना है। ठीक है ना, मैंडेटरी है 50 से ज्यादा पे। क्लियर? ट्रांसपोर्टर पार्ट बी भर के उसकी ड्यूटी है बिना ई वे बिल के ना चले, वरना ट्रक भी पकड़ा जाएगा उसका और एक्शन हो सकता है। ठीक, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है तो कौन तैयार कर देगा, रजिस्टर्ड पर्सन भर देगा पार्ट ए, पार्ट बी ट्रक वाला भर लेगा। रेलवे में आप भी भर लो पार्ट बी, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं तो रेसिपिएंट भर लेगा। ये चीज है, ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है। रेलवे से जा रहा है बता चुका हूं, हाँ जी रेलवे से जा रहा है बता चुका हूं, रेलवे नहीं भरता पार्ट बी। पार्ट बी भी किसको भरना है, सप्लायर को। पढ़ लो, कहता है कमेंसमेंट से पहले मूवमेंट या बाद भर लो, कोई दिक्कत नहीं। ई वे बिल बाद में भी तैयार किया जा सकता है रेलवे में। पार्ट बी जो है रेलवे रिसीट की डिटेल के साथ भरा जाएगा कॉमन पोर्टल पे, रेसिपिएंट या सप्लायर भरेगा, वही जनरेट करेंगे। और डिलीवरी से पहले रेलवे क्या करेगा, आपसे ई वे बिल मांगेगा, वरना डिलीवरी नहीं देगा। अब बाद में तैयार कर लो, चाहे माल नहीं देगा रेलवे, अनलेस रेलवे शैल नॉट डिलीवर, रेलवे को माल डिलीवर नहीं करना अनलेस ई वे बिल प्रोड्यूस ना कर दिया जाए। रेलवे कहेगा लाओ ई वे बिल, वरना हम सामान नहीं देंगे। रजिस्टर्ड पर्सन या ट्रांसपोर्ट ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं 50 से कम में भी, वैसे कंपलसरी तो 50,000 से ज्यादा की सप्लाई पे है। क्लियर? अपने व्हीकल में जा रहा है तब भी वे बिल करना है, और क्या, फिर तो ट्रांसपोर्ट रही नहीं, फिर तो आपको ही पार्ट बी सबमिट करना है। अपने ट्रकों में भेज रहे हो, थर्ड पार्टी का ट्रक है तो वो भर लेगा पार्ट बी। ठीक है, अनरजिस्टर्ड भर लेगा, वो बात होगी थी। कहता है व्हेन इट इज नॉट मैंडेटरी टू फर्निश डिटेल ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी, जब रोड से माल जा रहा हो तो पार्ट बी भरा जाता है, पर एक्सेप्शन ये रहा, ये वही एक्सेप्शन है, पार्ट बी ना भरो अगर ये माल किसके पास जा रहा है, ट्रांसपोर्टर। वही बात, गलियां टाइट है या कोई ऐसी वजह है, 50 किलोमीटर स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट को जा रहा है, आगे फिर जाएगा, तो आप बिना ई वे बिल का पार्ट बी भरे दे सकते हो 50 किलोमीटर, लेकिन कंडीशन है स्टेट के अंदर। कहां माल जा रहा है, ट्रांसपोर्टर के पास, कोई जरूरत नहीं। ये बता रहा है कि माल जा रहा है बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर की प्लेस पे, या ट्रांसपोर्टर से किसको, कंसाइनी तक। अगर 50 किलोमीटर के अंदर हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर आगे कंसाइनी को दे रहा है, वो भी 50 किलोमीटर के अंदर है, वो भी ई वे बिल ना बनाए चाहे। आगे वाला 50 से दूर है तो ई वे बिल बनेगा ही, लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टर सिर्फ 20 किलोमीटर 18-25 किलोमीटर है, तो ई वे बिल की जरूरत नहीं, चाहे 50,000 से ज्यादा माल है, बस स्टेट के अंदर हो ट्रांसपोर्टर, और वो क्या है 50 किलोमीटर के अंदर हो, और वो आगे देगा कंसाइनी को। अगर कंसाइनी आगे वाला भी 50 किलोमीटर के अंदर है तो आगे भी ई वे बिल की जरूरत नहीं है। यूनिक ए वी बिल नंबर क्या है, जब पार्ट ए भरोगे तो यूनिक नंबर जनरेट होगा, उसके बेस पे पार्ट बी, और उसके बेस पे ई वे बिल एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा, जो ट्रक वाले के पास हमेशा होना चाहिए, रोकने पे दिखाना पड़ेगा। एक व्हीकल से दूसरे में ले जाया जा सकता है, पार्ट ए नहीं दोबारा भरना, क्या भरना है बार बार, पार्ट बी। कितनी बार, कितनी भी बार अगले वाला भरेगा। कई बार व्हीकल ब्रेक डाउन हो जाता है, व्हीकल एक से निकाल के माल दूसरे में डालना पड़ता है, तो ट्रांसफर से पहले आपको ये डिटेल साइट पे अपलोड कर देनी है कि ट्रक बदला गया जी। कहीं ट्रक बदल लो, सरकार को क्या पता, ऑफिसर पकड़ के बैठ जाएगा भैया ये ट्रक का तो ई वे बिल है ही नहीं। ठीक है ना, बताना पड़ेगा सरकार को, इंफॉर्मेशन अपडेट करनी। ट्रांसशिपमेंट अलग अलग व्हीकल में हो रहा है तो बार बार पार्ट बी को क्या दोबारा बनाया जाएगा। पार्ट बी कितनी बार अपडेट हो जाता है, कितनी भी बार, कोई रोक नहीं। हाउ मेनी टाइम, जितनी बार तुम चाहो पार्ट बी अपडेट कर सकते हो, पर वैलिडिटी पीरियड के अंदर। 650 किलोमीटर जा रहे हैं ट्रक तो 4 दिन का टाइम है,
200 किलोमीटर पर डे। 4 दिन तक आप अपनी इसमें और शिप और ट्रक की डिटेल अपडेट कर सकते हो। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है तो हो सकता है, हाँ शिप भी ट्रक भी ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसे भी भेज सकते हो, व्हीकल नंबर भी अपडेट होगा। बावल एसोसिएट मूविंग गुड्स फ्रॉम कोचीन टू चंडीगढ़। अब कोचीन कहाँ, एंड हिंदुस्तान का चंडीगढ़ इधर नॉर्थ में। माल आ रहा है रोड शिप एयर सब कुछ यूज हो गया, पहले शिप हुआ होगा फिर ट्रक, या फिर पहले शिप यूज हुआ होगा फिर दिल्ली एयरपोर्ट आ गया, दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ बाय रोड, ऐसा कुछ। कहता है पहले तो बावल एसोसिएट को कहो स्टार्टिंग मूवमेंट पे ई वे बिल बना दे। मान लो ट्रक से माल आया शिपयार्ड तक, ई वे बिल बना दे। उसके बाद शिपयार्ड से माल शिप में लोड होकर अगले डेस्टिनेशन तक गया है, तो आपको पार्ट बी को क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। और फिर वापस किसी और व्हीकल में गया या प्लेन में, फिर अपडेट करना है। तो आपको व्हीकल की डिटेल बार बार या प्लेन शिप की डिटेल बार बार क्या करनी है, अपडेट। तो ई वे बिल अपडेट होता रहेगा कितनी बार मर्जी। क्लियर। अगले वाला ट्रांसपोर्ट वाला अपडेट करता है, पीछे वाला ट्रक वाला ना पुराना ई वे बिल दिखा देगा, बाकी डिटेल सेम है, तू पर पार्ट भी अपडेट कर दे, वो आगे वाला ट्रांसपोर्टर पार्ट भी अपडेट कर देगा। क्लियर। एक कंसाइनर को माल मूव करना है सिटी एक्स से सिटी जेड, वो ट्रांसपोर्टर ए को कहता है भैया सिटी एक्स से सिटी जेड माल छोड़ना है। क्या हुआ, ट्रांसपोर्टर ए मूव करता है माल सिटी एक्स टू वाई पहले, फिर वो वाई में पहुंच गया, वाई से कहां जाता है माल जेड में, वो ट्रांसपोर्टर बी को दे दिया जाता है। पहले एक्स से वाई जाता है, ट्रक ड्राइवर ए से माल किसके पास चला गया, बी के पास, फिर वाई से कहां जाएगा, जेड। तो इसमें गुड्स एक्स से वाई, वाई से जेड जा रहा है। वाई से जेड कौन लेके जा रहा है, वाई से जेड आगे ट्रांसपोर्टर बी। इस सिचुएशन में एक ई वे बिल बनेगा, पार्ट एक बार तैयार हो गया जब माल गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टर ए की डिटेल भर के ई वे बिल बन गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टर ए ने डिटेल भर दी थी। पार्ट बी एटसेट्रा, इन पार्ट बी विल मूव द गुड्स फ्रॉम एक्स टू वाई। लेकिन आगे पढ़ो, जब वाई में पहुंच गया माल सिटी वाई में, जेड पे जाना है, ट्रांसपोर्ट ए ई वे बिल किसको आगे साइन कर देगा, ट्रक ड्राइवर बी को, ताकि वो क्या अपनी डिटेल अपग्रेड कर दे ई वे बिल के पार्ट बी में, जेड स्टेशन पे जाने के लिए अपने ट्रक की डिटेल लोड कर दे। कितने भी ट्रक बदले जा सकते हैं बता चुका हूं, कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी बता चुका हूं, कईयों का माल जा रहा है तो चाहे तो वो ट्रक वाली ट्रांसपोर्ट क्या कर सकती है, ऑप्शनली एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल और जनरेट कर सकती है, जिसका नंबर क्या है 02, पर ये ऑप्शनल है। अलग अलग ई वे बिल कटे हुए हैं तब भी एक और कंसोलिडेटेड कर सकते हैं। क्लियर। कई सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल जनरेटेड है, अलग अलग लोगों का माल एक ट्रक में जा रहा है, तो उस केस में भी आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं, ऑप्शनल है। मल्टीपल ई वे बिल का कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बना सकते हैं, क्योंकि एक ही व्हीकल में माल जा रहा है। बोलो। अलग अलग नाम बना के कंबाइन, डिफरेंट ई वे बिल की डिटेल है इसमें कंसोलिडेटेड, सभी की डिटेल जोड़ के बना दी, ठीक है ना, ये चीज है। और फर्दर अगर कंसाइनी हैज नॉट जनरेटेड ई वे बिल 01 में नहीं जनरेट कर रहे और अग्रीगेट सामान की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ट्रांसपोर्टर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय ट्रेन, बाय रेलवे, बाय वेसल शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ई वे बिल 01 वाला सबमिट कर सकता है डिलीवरी चलान वगैरह के थ्रू, और या वो क्या बना सकता है, ई वे बिल 2। सीधी बात है, उसके ट्रक में कईयों का माल है, सामने वाले ने ई वे बिल जनरेट नहीं किए, शायद माल थोड़ा थोड़ा था, कंसोलिडेट करके वो काफी ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में आप ई वे बिल 2 जनरेट कर सकते हैं, कंसोलिडेट वाला जनरेट कर सकते हैं। ठीक, ये देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ई वे बिल 02 फॉर्म जो है ऑप्शनल है, नॉट अ मैंडेटरी। इसे इशू करना ट्रांसपोर्टर की मर्जी है, करे ना करे। क्लियर। एजेंसी वाले भी कर सकते हैं, कोरियर वाले भी, उनको पावर है, तो रिटर्न भरने में काम आएगी। हाँ, पार्ट ए में आपने डिटेल भर दी, किसको बेचा है वो आगे उसे एक्सेप्ट करेगा,
ताकि कल को पता लगे किसने किसको माल बेचा है, सारी डिटेल जाएगी। कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल कितने टाइम में हो जाता है? 24 घंटे में जनरेशन के। कैंसिल कर दो, उसे कर दो, कैंसिल हो जाएगा। वैसे पार्ट ए 15 दिन वैलिड है, पार्ट बी नहीं भरोगे तो बेकार हो जाएगा। वैलिडिटी ई वे बिल की समझा चुका हूं 138(10) में। 200 किलोमीटर एक दिन है नॉर्मली। तो एक्सेप्शन क्या है? 20 किलोमीटर वाला क्या था? 200 की जगह 20 कब हो जाएगा? ये रहा 20 किलोमीटर जब ओवर डायमेंशनल कार्गो है या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें कम से कम एक लेग शिप पे हो, यानी बीच में शिप पक्का यूज हुआ हो, बाकी एयर रोड जो भी हो, एक शिप जरूर अल्टा पल्टी हुआ हो, 2-3 बार में माल जा रहा है, शिप जरूर यूज हुआ हो, इस केस में 20 किलोमीटर पर डे मिलेगा। या बड़ा बड़ा व्हीकल है तो भी 20 किलोमीटर पर डे। पार्ट देयर ऑफ एक लेग शिप में जरूर हो, मतलब एक बार रुक के शिप में जरूर गया हो। और नॉर्मल व्हीकल है तो कितना टाइम चाहिए भैया? 200 किलोमीटर के लिए एक दिन। एक्सेप्शन क्या है? लो अदर देन है, ओवर डायमेंशनल व्हीकल को छोड़ दो, नॉर्मल व्हीकल है, नॉर्मल ट्रेन है तो कितना टाइम लगेगा? 200 किलोमीटर के लिए एक दिन। पार्ट के लिए एक दिन और मिल जाता है। यस, रेलिवेंट डेट मैंने बता दी थी, ये वाली देखो। अगर मान लो मैं कहता हूं 8 तारीख को शाम 5 बजे, 5 बजे व्हीकल रन हुआ, व्हीकल आपके गोडाउन से ट्रांसपोर्टर के व्हीकल निकल गया। कब निकला? 8 तारीख को 5 PM। गिनती अगले दिन से शुरू करनी है, सुबह 12 बजे के बाद। यानी 8 तारीख छोड़ दो, 8 जनवरी है, 8 जनवरी छोड़ दो, रात 12 बजे तक छोड़ दो। दिन पहला कब से शुरू होगा? रात 12 बजे के बाद पहला दिन शुरू होगा। या मैं कह दूं सुबह 5 बजे चला तो भी भैया 8 तारीख छोड़ दो ना। 9 तारीख सुबह आधी रात, सुबह 12 बजे शुरू होगा दिन अगला। एक देखना, एक कहता है जी मान लो 12:10 8 तारीख को दिन शुरू हुए, भी 10 मिनट हुए थे तब ट्रक गया। तो आपको जी गया नहीं, वो जानबूझ के ऐसे गया। अगर वो 11 बजे रात को चलना था ना तो भी वो क्या बता देंगे, रात को 12 बजे के बाद चला है, ताकि एक दिन फालतू मिल जाए। अब गिनती आपको 9th को स्टार्ट करनी है सुबह 12 बजे, आधी रात अगला दिन शुरू होगा। सही है, गिनती के दिन है ना, यहां से शुरू करने हैं। तो वो समझा रहा है भी 14 मार्च को 12:04 पे गया तो 14 की रात 12 मिडनाइट छोड़ दो, 14-15 की रात छोड़ दो, 15-16 की अर्ली मॉर्निंग सुबह गिनती शुरू होगी। समझ गए ना? 15-16 सुबह सुबह पहला दिन, 16-17 का सुबह दूसरा दिन शुरू। ऐसे जिस दिन गया 4 मिनट ही ऊपर हुए थे 14 तारीख के, 14 तारीख पूरी छोड़ दो। 15 तारीख अपनी घड़ी पे रात 12 बजे आ जाती है ना, 12:01 पे आ जाती है ना, वो अगला दिन शुरू है। वहां से गिनती शुरू करनी है आप। जिस दिन माल अपना चला ट्रक वो दिन छोड़ दो, पूरा दिन छोड़ दो। बढ़िया, एक दिन फालतू मिल रहा है और क्या है, समझो आधा दिन एक दिन, ये चीज। फ्राइडे को ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुई तो फ्राइडे पूरा छोड़ दे भाई। भैया ट्रांसपोर्टर को माल कब पकड़ाया वो ना देखो, ट्रक कब चला वो देखो। ट्रक वाला माल कब चला? मंडे, वो ट्रक पे ट्रांसपोर्ट पे खड़ा रहा। गिनती कब से शुरू होगी? मंडे ट्रक चला छोड़ो तो ट्यूसडे से गिनती शुरू होगी, अगले दिन से, फ्राइडे नहीं। भर लो डिटेल, पर दिन कितने वैलिड होंगे तो वो मंडे से, मतलब जब माल चला वो भी अगला दिन होता है, आपको पता है। 500 किलोमीटर जा रहा है 3 दिन मिलेंगे, 200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। ओवर डायमेंशनल कार्गो बता रहा है, सिंगल इंडिविजिबल यूनिट हो जिसकी लिमिट रूल्स में लिखी गई है उससे ज्यादा वजन हो। यार बता ही क्या रहे हो, फिर बताओ ही ना। तो हमें कहीं डिफाइन करने की जरूरत नहीं, अगर नेट पे देखना चाहोगे तो पता लग जाएगा वजन कितना है। आईसीए भी ऐसे मीनिंग बताता है ना, वो उसमें जो सेक्शन में लिखा है उनके एक्ट में वो बड़ा है, पढ़ा नहीं है। ये वही है, बड़े बड़े कई टायरों वाले ट्रक चलते हैं। पीरियड एक्सटेंड कर सकती है सरकार, यस।
ऑफिसर को रिक्वेस्ट करो, व्हीकल खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फ्लड आ गया, तो कमिश्नर साहब क्या कर सकते हैं, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सेप्शनल केस में टाइम एक्सटेंड होता है, खराब हो गया, फ्लड आ गया, तूफान आ गया, ऐसा नॉर्मली नहीं। और वो ओपन होता है, वो उसे ईवे बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, कुछ नहीं करता तो ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, एक्सेप्ट। पार्ट ए की डिटेल देख ले भाई, तेरा नाम लिखा है, तेरे को सप्लाई हो रहा है, वाकई तेरा माल है ना, यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या, एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। ऐसा है। टाइम कितना है तुझे एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए, 72 घंटे। जब पोर्टल पे तेरे पास मैसेज आ गया कि भाई किसी ने तेरे पास माल भेजने के लिए वे बिल जनरेट किया है, 36 घंटे वहां से या माल की डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर, मान लो ट्रक तो 1.5 दिन में पहुंच गया, तो 72 घंटे तो है ही नहीं, 3 दिन। तो भैया जब पहुंच गया तब एक्सेप्ट करो, फिर माल लेना। अगर माल 8 दिन में पहुंच रहा है तो तेरे पास 3 दिन यानी 72 घंटे का टाइम है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के। मान लो माल भेजना है आपने ग्वालियर, 1.5 दिन में माल पहुंचेगा, तो 3 दिन नहीं है। फिर जब माल पहुंचा डिलीवरी से पहले आप उसे एक्सेप्ट करो अपने पोर्टल पे जाके, फिर वो माल उतरेगा, वरना नहीं। क्लियर पॉइंट टू रिमेंबर। और ये कल देखते हैं एग्जाम वाला, लगभग एंड पे ही यहाँ पर